मुझे भी लम्हे हिजरत ने कर दिया तक़सीम। मुझे भी लम्हे हिजरत ने कर दिया तक़सीम। निगाह घर की तरफ है, कदम सफ़र की तरफ। और शेर है कि तुमको पुकारते हैं, हमें देखते हैं लोग। तुमको पुकारते हैं, हमें देखते हैं लोग। जैसे कि एक ही हो तुम्हारा हमारा नाम। और एक बहुत ही मशहूर शेर जिसे सुनने के बाद आप यकीनन आज के हमारे मेहमान के बारे में जान जाएंगे कि मैंने भी देखने की हद कर दी। मैंने भी देखने की हद कर दी, वो भी तस्वीर से निकल आया। नाज़रीन, आज हमारे इस प्रोग्राम में जो मेहमान खुसूसी हैं, मेरी खुशबख्ती है कि उस्ताद मोहतरम और इस अहद के, इस दौर के मुमताज़ शायर, सबसे बड़े शायर जो हिंदू पाक के हैं, सर फहरिस्त सर का नाम है, उस्ताद मोहतरम शफ़र रसूल साहब ने हमारी दावत कबूल की है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो आपने सर इतना कीमती वक्त दिया सर हमें। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस लायक समझा जी सर। और इसके लिए मदद किया। जी सर, हमारी तो खुशबख्ती है सर, आपसे सीखते रहते हैं और इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए सर और लोग भी आपकी गुफ्तगू से बहुत कुछ सीखेंगे। तो इस मकसद के तहत ही सर ये गुफ्तगू होनी है। तो सर, इस्तकबाल है सर। और सर, आपके बारे में तकरीबन आप तारुफ के मोहताज नहीं है सर। सब लोग जानते हैं आपकी अदबी ज़िंदगी के बारे में, आपके अदबी कदो-क़ामत के बारे में। आपका जो एक मकाम है सर, आला मकाम है। लेकिन सर, आगे के लिए सर, हमारे लिए काम ये चीज़ आएगी सर। पहला सवाल ये था सर कि आपकी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में सर जानना चाहते थे। कहाँ से शुरुआत हुई सर और आपका तालीमी सफ़र सर कैसा रहा? देखिए, मेरा तालीमी सफ़र बड़ा अजीब व गरीब है, बताऊँगा। जी सर। और मेरा जो वतन है, मेरी जाए पैदाइश, वो कस्बा बछराइन है, जो पहले ज़िला मुरादाबाद में था, अब ज़िला अमरोहा में है। और बड़ा ज़रख़ेज़ है कई एतबार से। वहाँ अदबी बड़ी कद-क़ामत के लोग भी पैदा हुए और सियासी लोग भी वहाँ। तो यूपी की सियासत में ख़ासा नाम रहा है बच्चाओं का, वहाँ के लोग रहे हैं। और दूसरा ये कि और मुख्तलिफ़ फील्ड्स वहाँ, आप जानते हैं जिस तरह के जो कस्बात हैं, वहाँ बेशतर ज़मींदार लोग रहते थे। और तो वहाँ उन कस्बात में तहज़ीब जो है वो आज तक किसी हद तक बाकी है, आज भी। वरना आज जो कैफियत हो गई है, आप जाइए कस्बात में, शहरों में, जिनकी अपनी एक तारीख़ है, जिनकी अपनी एक शनाख्त थी, इल्म अदब के हवाले से भी, तहज़ीब के हवाले से भी, तारीख़ के हवाले से, वो बहुत धुंधला गई है। जी सर। लेकिन बाज़ कस्बात हैं जिसमें उस तहज़ीब के नक़ूश उस तरह से तो नहीं जैसे कि पहले थी, जैसे कि हमने अपने बचपन में देखी। और जिस तरह के बड़े अहम बुज़ुर्गों के साथ बैठने का, उनकी सोहबत से फ़ायदा उठाने का मौका मिला, अब वो कैफियत बहुत कम हो गई है। लेकिन उसके बावजूद बाज़ कस्बात में कुछ उसके नक़ूश बाक़ी हैं। उसी तरह का कस्बा है कस्बा बछरा। वहाँ पे ख्वाजा अहमद फ़ारूक़ी, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में उर्दू डिपार्टमेंट के बानी थे, एक तरह से पहले सदर थे, और उर्दू के बड़े अहम लोगों में उनका नाम आता है, वो बछराइन में थे। हामिद हुसैन कादरी, जो दास्तान तारीख़ उर्दू इनकी किताब है, बड़ी गैर मामूली, और भी बहुत इनकी किताब है। और तारीख़ गो थे बहुत अच्छे। और वहाँ आगरा में सेंट जोसेफ कॉलेज में वो थे, वो भी बछराइन में थे। बहुत लोग मुख्तलिफ़ फील्ड्स में। मैंने ये हाँ, कस्बा इस तरह का है कि इल्मी, अदबी और सियासी तहज़ीबी एतबार से ख़ास नाम। सूफिया के वहाँ मज़ारात हैं। ख़ुद मेरे जो परदादा थे, वो वारसिया सिलसिले के बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे, अवगढ़ शाह साहब वारसी। उनका नाम तो बदरुद्दीन था, लेकिन वो वारिस अली शाह साहब जो वारसिया सिलसिले के बानी हैं, उन्होंने उनको अवघट, ये हिंदी का लफ्ज़ है जिसके मानी है कि जिस पर कोई घाट बंद ना हो, सब घाट जिसके लिए खुले हुए। तो वो वारसिया सिलसिले के वारिस अली शाह साहब के बाद जो बहुत अहम फ़क़रा थे, जिसमें बेगम शाह वारसी भी है और भी लोग हैं, तो वो अवगढ़ शाह साहब थे। तो बछराइन में खानका है उनका भी, जो है पहली चैत को, तो वो आम तौर पे मार्च में पड़ता है पहली चैत, या कभी मार्च के शुरू में, कभी दरमियान में, कभी आखिर में।
तो उसको वो उर्स होता, वो डेट भी उन्होंने वारिस अली शाह साहब ने मुकर्रर की थी। तो एक सिलसिला इस तरह और भी सूफिया के मज़ारात हैं वहाँ, बल्कि 52 वली बचनाम उसको कहते थे कि उसके अतराफ़ में 52 जो है वलियों के मज़ारात हैं। तो वो एक तहज़ीब तसव्वुफ़ का एक रूहानी तहज़ीब भी सर, वो एक सिलसिला है। तो ये इस तरह की बड़ी मख़सूस बस्ती है। तो वहाँ मेरा इत्तेफ़ाक से मैं पैदा हुआ, मेरा जन्म वहाँ हुआ। और हमारे यहाँ सियासत का भी एक सिलसिला है। आज़ादी के बाद जब पहली बार वहाँ उस कस्बे की टाउन एरिया था, उसकी चेयरमैनी का इलेक्शन हुआ, तो मेरे जो नाना थे वो मेरे दादा भी थे। मेरे बड़े भाई मेरे दादा थे, छोटे भाई मेरे नाना। मतलब मेरे वालिद बड़े भाई की औलाद, मेरी वालदा छोटे भाई की औलाद। तो हमारे वहाँ उस ज़माने में प्लेग कभी फैला था, तो हमारे दादा का तो जवानी में इंतकाल हो गया था, लेकिन हमारे नाना का इंतकाल 105 साल की उम्र में हुआ। वो बहुत खूबसूरत आदमी थे, बहुत लंबे भी थे, और बिल्कुल सफ़ेद राख जो होता है उस तरह का उनका रंग था, सुर्ख सफ़ेद जिसे कहते हैं। तो हमने तो खैर जब वो देखा तो उस वक्त तो सफ़ेद बाल और सफ़ेद दाढ़ी, बड़ा खूबसूरत आदमी, बहुत ही मतलब बहुत ही गैर मामूली पर्सनैलिटी। यानी उस 105 साल की उम्र में इंतकाल हुआ तो उनका कोई दांत नहीं टूटा था, उनको कभी चश्मा नहीं लगा, कभी कमर नहीं झुकी, सीधे चलते थे। 105 साल की उम्र में 105 साल की उम्र, ये कैफियत उनकी थी। बहुत बड़े ज़मींदार थे और तकरीबन 27 साल तक मुतवातिर वो बछराइयों के चेयरमैन रहे, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के भी वाइस चेयरमैन रहे, और कभी कोई इलेक्शन वो हारे नहीं। उसके बाद मेरे वालिद जो उनके दामाद भी थे और भतीजे भी थे, तो वो विरासत वहाँ आई, वो बछराइयों के चेयरमैन रहे और वो एमएलए भी वहाँ से रहे। और जिस ज़माने में सीबी गुप्ता, चंद्र भानुगुप्त यूपी के चीफ मिनिस्टर थे, तो मुसलमानों में उनके राइट हैंड कहलाते थे। ये कैफियत थी। और उस ज़माने में कांग्रेस से वो एमएलए होते थे और उसका निशान था बैलों की जोड़ी, जो बाद में वो सब बदलता रहा। मैं उस वक्त 7th क्लास में था जब वो एमएलए थे। उसके बाद मैं लखनऊ में रहा, लखनऊ में भी मेरी तालीम हुई, दारुश्शफ़ा जहाँ वो रहते थे वहीं पे मैं भी रहता था। तो ये एक बछराओं का एक सिलसिला था जहाँ एक बार ये वाक़या पेश आया। उस वक्त मैंने ही कहा था वहाँ कि साहब ये वाक़या बछराओं ही में पेश आ सकता था और कहीं इसका इम्कान बहुत कम दिखाई देता है। क्या वाक़या था? वहाँ वाक़या ये हुआ कि तबलीगी जमात का एक बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ जिसमें कई लाख लोग शरीक हुए, और जिधर देखिए उधर एक काफ़िला टोपियों का नज़र आता था। खैर, वो तबलीगी जमात का इज्तिमा वहाँ चल रहा था उस वक्त, और एक फैज़ अली शाह साहब की दरगाह है, वहाँ उनका उर्स चल रहा था। एक तरफ तबलीगी जमात का इज्तिमा हो रहा है, वो भी इतना बड़ा, इसमें लाखों लोग हैं। एक तरफ उर्स हो रहा है और रामलीला भी उस वक्त चल रही थी, जो रामलीला का वक्त होता है जब पूरे हिंदुस्तान में दशहरे से पहले का, तो रामलीला वो चल रही थी वहाँ। और शायद वहाँ वो एक छड़ियों का चौक कर रहा था जहाँ रामलीला होती है बछराओं में। तो खासा बड़ा इलाका है, वहाँ बहुत लोग होते हैं तादाद में। तो वो लोग आ चुके थे और शायद उसके शुरू होने में कुछ ताख़ीर थी, तो ये हुआ कि कुछ किया जाए ताकि पब्लिक जो है वो बोर ना हो। तो किसी ने कहा वो फला एक लड़का है, वो बहुत अच्छा कहता है, उसको बुला लिया। तो वो मुसलमान लड़का था, उसको बुलाया और उससे कहा कि तुम कुछ गाओ, क्योंकि उसका तरन्नुम बहुत अच्छा था। तो उसने जो पढ़ा तो उसने उसे कोई नात याद थी, उसने नात में पढ़नी शुरू कर दी। तो लोगों ने बताया कि रामलीला के स्टेज से वो लड़का जो था नात पढ़ रहा था। तो मैंने कहा 3 चीज़ें बैक वक्त, एक जगह लाखों की तादाद में तबलीगी जमात के इज्तिमा में लोग मौजूद हैं, एक जगह सैकड़ों लोग मौजूद हैं, रामलीला का वो है स्टेज, उस पर नात पढ़ी जा रही है, और दूसरी जगह जो है वो उर्स मौजूद है, वहाँ जो तसव्वुफ़ से मुताल्लिक़ लोग जो है मौजूद हैं। तो ये एक अजीब व गरीब कैफियत है। तो ये वाक़या जो है ये बछराओं ही में हो सकता था। इतनी जो है मल्टी डायमेंशनल क्या नाम है वो उसकी तहजीब है उस बस्ती की, ये तहजीब की वजह से ही सर ये मुमकिन है। तो चुनाचे वहाँ इल्म अदब का भी बड़ा, हमने जो जिस बचपन में जिन अदबी नशस्तों में हमने शिरकत की, तो वहाँ
बड़ों के सामने किस तरह बैठना है, किस तरह बात करनी है, और कैसा अदब, कैसा एहतराम होता है, और कैसी शफ़क़त जो है वो बुज़ुर्ग अपने छोटों से करते थे। तो चुनाचे वो तहज़ीब सीखते थे लोग। तो वहाँ इसीलिए वहाँ लोगों में जो आम तौर पे यानी एक तो ज़रूरी नहीं कि कोई बहुत पढ़ा लिखा हो, बड़ा गैर मामूली कोई उसने डिग्री हासिल कर ली हो, ये भी ज़रूरी नहीं। और ऐसे भी लोग हैं जिस ज़माने में विलायत कहा जाता था इंग्लैंड को, तो बच्चों के लोग विलायत में ही पढ़ते थे। तो ये इस तरह के भी ख़ानदान और लोग वहाँ मौजूद हैं। तो इसी से बात की जाए, ख़ास शाइस्तगी उसके यहाँ, उसके लहज़े लहजे में, उसके अंदाज में, उसकी नशस्त व बर्खास्त गुफ्त शरीर में वो नज़र आएगी। ये वो थी। तो उस माहौल में जो आदमी पैदा होगा और परवान चढ़ेगा, तो मेरे ख्याल से उसको पैदाइशी तौर पे इल्म व अदब से एक ताल्लुक़ होना चाहिए। और मेरे चचा भी शायर थे, और ये अवहर शाह साहब, ये जो परदादा थे हमारी, ये साहिब दीवान शायर थे, और नस्र में भी बहुत सी किताबें हैं। सूफिया ने तो सर उर्दू हाँ, के लिए। और उनके वालिद भी सूफ़ी थे, वो शाह शमसुद्दीन साबरी उनका नाम था, और वो साबरिया चिश्तिया सिलसिले के बुज़ुर्ग थे। और उन्हीं ने इनको वारिस अली शाह साहब के पास भेजा था कि वहाँ जाइए, उनसे मुरीद होइए। सर बैक वक्त सर आपका एक इल्मी, सियासी और रूहानी खानवादे से ताल्लुक़। हाँ, वो है। और तो वो उनके वालिद भी साहिब दीवान शायर, और उनका बहुत कलाम, उनका दोहे बहुत बहुत मशहूर हैं। ये नुसरत फ़तेह अली जो पाकिस्तान के कव्वाल थे, उन्होंने बहुत सांसों की माला पर सुमरों में, ये बहुत मशहूर है उनका। उसमें वो है, उसमें इतने ही दोहे अवहर शाह साहब जो पढ़े उन्होंने। दूसरी और वो कवालियाँ पढ़ते थे, उसमें भी उनके दोहे पढ़ते थे। तो ये आपके इल्म अदब का एक सिलसिला था। उसके बाद मेरे चचा निसुद्दीन वारसी उनका नाम था, वो साहिब दीवान, और अहमद रज़ी, रज़ीउद्दीन अहमद नाम था, अहमद रज़ी नाम से शायरी करते थे। मेरे बड़े भाई, उनका इंतकाल हो गया बीमारी में। वो भी उन्होंने अलीगढ़ से वो जामिया से तालीम हासिल की थी। और उस ज़माने में ये BSW जो आजकल होता है, तो उस वक्त वो BSW नहीं कहलाता था, बल्कि वो रूरल इंस्टीट्यूट था जामिया का। वहाँ से जो ग्रेजुएशन के साथ ग्रेजुएशन क्या है कायम में रूरल सर्विसेज या कुछ इस तरह का है। बाद में BSW MSW सोशल वर्क का डिपार्टमेंट हो गया। तो वहाँ उसकी तालीम हासिल ग्रेजुएशन उन्होंने किया था। तो ये एक सिलसिला था जिसमें मैंने आँख खोली। उसमें शायरी की तरफ या किसी और अदबी, मैं शुरू में कहानियाँ लिखता था, हिंदी में भी छपी हैं, उर्दू में भी कहानियाँ। शुरू में सर आपने कहानियाँ, लेकिन मैं कब कहानी से शायरी की तरफ आ गया, मैं सोचता हूँ तो मुझे खुद उसका जो है वो कोई ये मेरे लिए सर पहली बार ये सर बात मुझे तो मालूम है। पहले आ चुकी है, मेरे इल्म में नहीं था सर। बहरहाल ये एक सिलसिला है। तो इस तरह शुरुआत हुई, और ये पूरा पसमंज़र है। सर जैसे कि आपके बारे में सर कि जब आप अलीगढ़ पहुँचे, तो उससे पहले ही सर आप हिंदो पाक के मुख्तलिफ रसाइल में आपकी शायरी सर छपती थी, आला तालीम जब हासिल करने के लिए आपकी तालीम इल्मी के ज़माने में। तो सर आपके अदबी सफ़र का आगाज़ कब हुआ सर? अदबी सफ़र का आगाज़ तो मैं समझता हूँ सन 70 में हुआ, लेकिन उससे पहले बहुत सारी चीज़ें मैं लिखता था। कहानियाँ, हमारे एक नाना थे रिश्ते के, वो उन्होंने तमाम ये तिलिस्म शुरबा और बाकी बड़ी बड़ी दास्तानें पढ़ी थी, और बहुत से किस्से उन्हें अज़बर थे, और किस्सा सुनाने का अंदाज़ उनका बड़ा गैर मामूली, बहुत दिलचस्प था। भीड़ लग जाती थी, और आलम यह था कि रोज़ाना इंतज़ार होता था। वो आते थे कि, और आते ही बच्चे नाना कहानी सुनाते, वो कहानियाँ सुनाते थे। तो बड़ों का, बुज़ुर्गों का एक अंदाज़ भी है, वो इस तरह के वाक़यात और किस्से सुनाते थे जिससे कोई तहज़ीब हो हमारे नए नस्ल के बच्चों की हो। और तो वहाँ एक कहानी सुन, वो रात को सुनाते थे हमें कहानी, मैं अगले दिन उस कहानी को एक उस पर लिखता था, वो बाकायदा उसकी एक किताब बनाता था, उसको सी कर, और उस कहानी का उन्वान जो है उसके टाइटल पेज पे लिखता था, और मुसन्निफ़ की जगह अपना नाम लिख देता था। तो ये वो कहानियाँ, उस पर कीमत भी लिखता था। कभी उस ज़माने में 2 पैसे का एक सिक्का होता, अधन्ना कहते थे उसे। अधन्ना मतलब आधा आना। 4 पैसे का एक आना होता था, 16 आने का रुपया होता था, और एक इकन्नी होती थी, वो उसके वो क्या नाम है, मुख्तलिफ वो होते थे, उसमें किनारे कटे हुए, तो वो पीले रंग की और सफ़ेद रंग की भी होती थी। तो उस पर अधन्ना जो है वो कीमत लिख दी। हाँ, तो वो एक सिलसिला, मतलब ये शौक़ था बचपन से मुझे। उसके बाद बहुत बाद में मैंने चाहा कि वो कुछ किताबें मुझे मिल जाएँ कहीं,
उसका टाइटल वगैरह वो टाइटल पेज बनाता था मैं, तो वो फिर मिली नहीं कभी। लेकिन ये कि ये वाक़या तो वो एक ज़ौक़ उस तरह से परवान चढ़ा और ये सिलसिला वहाँ रहा। 70 से तो कहानी वहानी से शुरू हुआ। तो 9th क्लास में था तो हिंदी में हमारे एक टीचर थे जो हमारा वहाँ पे वो था कॉलेज, गांधी विद्यालय उसका नाम था, धनौरा मंडी बछराऊ करीब है वहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि भाई इसके लिए कुछ लिखिए, तो हमने कोई कहानी भी लिखी उसके लिए, मज़ामीन भी लिखे कुछ शुरू में, वो जो जैसे भी थे जो कुछ भी थे, बहरहाल वो शुरू की वो चीज़ें थी। तो इस तरह उसका आगाज़ हुआ। लेकिन बाद में मैं शायरी की तरफ कब आ गया, शायरी में करने लगा और फिर मेरी शायरी जो है वो शाये होने लगी उसमें हिंदुस्तान के मैगज़ीन में, पाकिस्तान के मैगज़ीन्स में भी छपी। और ये सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ। जब मैं उसके बाद मैं लखनऊ में पढ़ा, फिर वो लखनऊ मेरा जी नहीं लगा तो मैं छोड़ के आ गया। फिर वहाँ हाई स्कूल में दाखिला लिया मैंने। उसके बाद ये हुआ कि वो खेती का काश्त का सिलसिला, बागात और वो सब था। तो मैं बहुत बहुत छोटा था जब, उस वक्त मैं कार, जीप और ट्रैक्टर चलाया करता। लोग हैरत करते थे ये इतना छोटा बच्चा ये चलाता है। तो वो घर पे था तो वो मुझे शौक़ था, मैं सीख गया। उसके बाद मेरे जो बड़े भाई थे, हमारे यहाँ सरकारी नौकरी और ये सब किसी ने किया नहीं था, तो ज़मींदारी का वो था, तो उसमें वो बस वो इसी तरह चल रहा था। पढ़ते लिखते थे लोग और अपने घर पे रहते थे। तो मैं पहला आदमी था जिससे सर्विस के लिए बाहर निकला, और मुझसे मेरे बाद मेरे और भाई वो सब सिलसिला। तो उस वक्त ये हुआ कि जो बड़े भाई थे हम जो हमें पढ़ के गए थे, उस वक्त तो हमारे वालिद MLA भी थे और कोई भी सर्विस उन्हें बहुत आसानी से मिल सकती, लेकिन उन्होंने सर्विस करना पसंद नहीं किया। तो वो जो खेती के लिए देखभाल के लिए भी एक आदमी चाहिए, तो वही सब वो करते थे, वो सब सिलसिला। बल्कि वो पंतनगर जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहाँ जाते थे, वहाँ कुछ इस तरह की नुमाइश और कुछ प्रोग्राम्स होते थे जिसमें किसानों को सिखाया जाता था नए बीज कौन से हैं और फसल किस तरह बोनी हो, क्या अच्छी फसल कैसे हो। और उसका पूरा लिटरेचर भी हमारे यहाँ वो आता था, हिंदी में आमतौर पर या अंग्रेज़ी में छपा हुआ होता था। तो उस तरह से वो खेती करते थे। अनाज जो ईख गन्ना जो है वो हमारे यहाँ होता था, गेहूँ खास तौर पर दो क्रॉप। तो लोग देखने आते थे कि भाई इनके इतना बेहतरीन गन्ना हुआ ये कैसे भाईजान जब खेती करते थे। खैर उसके बाद ये हुआ उनकी शादी वादी हुई और फिर वो कुछ खेती जो है अचानक उन्होंने छोड़ दी। और मैंने उस वक्त हाई स्कूल किया था, तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी और 6 साल तक मैं वो खेती की देखभाल करता रहा। हाई स्कूल के बाद सर 6 साल? हाई स्कूल के बाद 6 साल तक गाया और शायरी करता था। तो ये सब सिलसिला वो चलता रहा। और उसके बाद फिर मैंने इंटरमीडिएट किया 78 में, और फिर जाके BA में 78 में दाखिला लिया। उस वक्त मेरा मुझसे छोटा भाई जो है वो उस वक्त MBA कर रहा था, और उससे छोटा भाई जो मेरा सबसे छोटा भाई इकबाल-उद्दीन नाम है, तो वो BA सेकेंड ईयर में था और मैंने BA ऑनर्स फर्स्ट ईयर में दाखिला लिया था। तो ये अजीब गरीब हो रहा। लेकिन उस ज़माने में पढ़ते बहुत किताबें दुनिया भर की मंगाते रहते थे और शायरी करते थे। ये एक था। हमारे वालिद कभी कभी नाराज़ होते थे, क्योंकि भाईजान भी शायर थे, मैं भी था। कभी कभी वो कहते थे साहब ये जो एक घर के दो बेगारी जो है, और दूसरा ये अरे बड़े अल्लामा इकबाल बन जाएंगे, मिर्ज़ा गालिब बन जाएंगे, ये सब भी होता था। सर याद है सर कुछ सर आपकी इब्तिदाई गज़लों में से कोई शेर सर या कोई गज़ल सर? मुझे याद नहीं, तो यार आपका याद नहीं रहता। अपनी शायरी बिल्कुल मैं भूल जाता हूँ, और बस वो मुशायरों में कहीं परचेस पढ़ता हूँ, मैं बगैर पर्चे के पढ़ नहीं। सर पहली गज़ल शाये कहाँ मेरे सर? पहली गज़ल मेरी अलजमियत जो रोज़नामा था जी सर, उसमें शाये हुई थी। किस सन में सर? बहुत शुरू की बात है, मुझे याद नहीं है, बहुत पहले हुई, मेरे ख्याल 73 मेरी इसमें शाये हुई थी। सर तो आपने जैसे बताया सर आप कहानियाँ भी लिखते थे सर, तो फिक्शन सर करीब, और सर वो पुरानी तहज़ीब मुझे भी सर याद है, जब कभी गाँव जाते थे तो दादा दादी कहानी सुनाते थे सर, तो आपकी दिलचस्पी सर कहानियों की तरफ गई, फिर आप शायरी की तरफ आए। शायरी में भी सर कई असनाफ़ हैं, और ख़ासतौर पर सर ऐसा है क्योंकि अगर कहानी की तरफ सर ज़्यादा दिलचस्पी है तो नज़्म की तरफ आदमी राग़िब होता है, क्योंकि वो तफसील वो बयानिया हमें यहाँ मिलता है। सर गज़ल से आपकी दिलचस्पी की कोई खास वजह? हम तो क्या नाम है,
नज़में मैंने कही हैं जी सर, आपकी नज़में भी लेकिन हैं। लेकिन कम। जी सर। मैं तो बुनियादी तौर पे गज़ल ही का शायर हूँ जी सर। और वो गज़ल ही हमने पढ़ी भी। और जिन महफ़िलों में हम बैठ, ख़ास तौर से वहाँ जो कव्वाली की महफ़िल होती थी खानकाह में, और उसमें फ़ारसी का और उर्दू का जो बेहतरीन कलाम है वो पढ़ा जाता है। वो खानकाही कव्वाली और ये जो आम तौर पे कव्वालियाँ होती हैं इसमें बड़ा फ़र्क है। बिल्कुल। तो खानकाही कव्वाली जो है उसका मेयार और मिजाज ही अलग होता है। चुनांचे बछड़ाओं में बिल्कुल बेपढ़ा लिखा आदमी भी फ़ारसी की कव्वाली सुनता था और लुत्फ़ लेता था। समझता भी तो था। ऐसा क्यों था? जो जिस हद तक भी समझता हो लेकिन उससे लुत्फ़ वो ज़रूर हासिल करता था। जी सर। होता क्या था कि उन महफ़िलों में जिनमें बहुत बड़े पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं उनमें वो लोग भी मौजूद होते थे, तो उनकी तहज़ीब होती थी, उनके साथ एक ख़ास तरबियत होती थी। और वहाँ चूँकि फ़ारसी का कलाम मुस्तकिल पढ़ाया जाता था, उस पे जो पढ़े लिखे लोगों का रद्द-ए-अमल होता था जिस तरह, जी सर। और बहुत से लोग ये भी करते थे कि बाद लोगों को बताते भी थे इसमें क्या जी कहा सर। गया है। जी सर। तो उस तरह उनकी तहज़ीब होती थी, तो उसमें वहाँ एक माहौल था उस तरह का। और वो सारी जो गज़लिया शायरी फ़ारसी की, उर्दू की, जी वो सर। हमने शुरू से सुनी। और फिर ये कि हमारे जो नाना मियाँ थे वो जब कभी बीमार होते थे तो मालूम हुआ उनके पोते और नवासों की तादाद बहुत थी। जी सर। यानी वो दबाने बैठ जाते तो उनकी जिस्म में जगह नहीं मिलती थी, इतने लोग होते। जी सर। और वो उस वक्त जब भी ज़रा सी उनकी तबीयत अलील होती थी तो वो फ़ारसी के शेर गुनगुनाते रहते। अच्छा। हाँ, पढ़ते थे। और उसके बाद हमसे कहते थे, हम तो बच्चे थे छोटे छोटे, कहते थे हाँ क्या क्या समझे, क्या मानिए, हमें क्या पता क्या मानिए। तो फिर वो समझाते थे ये इसकी मानिए। ये मानिए। तो ये एक सिलसिला था। तो इस तरह बुजुर्ग तहजीब करते थे बच्चों को। जी सर। अलीगढ़ जब आप आए, जब आपने बीए में दाखिला लिया, तो सर अलीगढ़ का एक अलग माहौल है सर, इल्मी माहौल भी और अदबी माहौल भी। तो सर अलीगढ़ के माहौल का आपकी ज़ाती और अदबी ज़िंदगी दोनों पर सर क्या असर पड़ा? हाँ, बड़ा गैर मामूली असर हुआ। और अलीगढ़ तो साहब बड़ी अजीब व गरीब जगह है, तहजीबी एतबार से भी, अदबी एतबार से भी। और बड़े अच्छे अच्छे लोग उस वक्त अलीगढ़ में मौजूद थे। मुझे, मैं बहुत दिन रहा वहाँ, तो मुझे उनके साथ उनकी सोहबत में बैठने का, उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और एक ख़ास बात मैंने अलीगढ़ में ये देखी जब मैं बीए का तालिब था और 1-2 साल वहाँ रहने के बाद, कि वहाँ बीए के लेवल पे जो तलबा थे उनको ये मालूम था कि पूरी दुनिया में अदब के क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, कौन इस वक्त बड़े अदीब हैं, कौन इस वक्त बड़े शायर हैं, कौन से जो मैगज़ीन्स हैं वो लीडिंग मैगज़ीन्स हैं, कहाँ कौन सी किताब आई है जो बहुत गैर मामूली है। तो अलीगढ़ में तमाम मैगज़ीन आते थे, किताबें आ जाती थी, एक के पास आता था वो दूसरे को दो, दूसरे तीसरे पे एक सिलसिला, फिर उस पर गुफ्तगू भी होती थी। तो बीए के तालिब इल्मों में मैंने ये ज़ौक़ और ये मेयार देखा अलीगढ़ में जिस ज़माने में मैं गया था। और ये सिलसिला हो सकता है अब भी किसी हद तक हो, लेकिन बहरहाल उस वक्त तो अजीब व गरीब कैफियत थी। यानी मकतबा जामिया की ब्रांच थी शमशाद मार्केट में, जिसको यूनिवर्सिटी मार्केट भी कहा जाता है। उसमें एजुकेशन बुक हाउस था, उसमें एक अखबार भी डिपो था। इन सब पे मैगज़ीन आते थे, लटके रहते, जो नया मैगज़ीन आया लोग वहाँ जाते थे, जाके देखते थे भाई कौन सा रिसाला आया है, क्या है। और रसाइल भी उस वक्त खासे थे, अच्छे और मयारी थे। और मकतबा जामिया पर शाम को हम लोग बैठते थे। तो असद बदायनी और एस एन शाह साहब थे, उनका नाम था सैयद नूरुद्दीन शाह। ये नसीरुद्दीन शाह जो एक्टर है, इनके बड़े भाई ज़मीरुद्दीन शाह अलीगढ़ के वाइस चांसलर भी रहे, इनके चचा थे वो सगे, नूरुद्दीन शाह साहब, नूरी शाह लोग उन्हें कहते थे। और वो उर्दू में भी लिखते थे, अंग्रेज़ी में भी लिखते थे। तो वो गर्ल्स पॉलिटेक्निक में इंस्ट्रक्टर थे, उससे पहले फ़ौज में थे, वहाँ से रिटायर होकर यहाँ आए थे। तो वो भी वहाँ बैठते थे। मंजूर हाशमी एक शायर थे, वो भी बैठ। और हमारी मुलाकात बेशतर लोगों से, जज़बी साहब से, अख्तर अंसारी साहब से और तमाम लोगों से मकतबा जामिया पर, क्योंकि किसी न किसी दिन कोई ना कोई आ जाता था और बैठते थे। हम लोग अक्सर शाम को बैठते थे और इतवार के दिन सुबह में 11 बजे करीब वहाँ लोग जाते थे, वहाँ 1-1.5 घंटे बैठते थे, अदबी गुफ्तगू होती थी। उस वक्त एक बुज़ुर्ग थे बज़मी भारती, तो बज़मी साहब उसके वहाँ इंचार्ज थे मकतबा जामिया की ब्रांच के। और बड़ा एक गैर मामूली अदबी माहौल था वहाँ पर भी, तमाम लोग आते थे, मुलाकातें, गुफ्तगू, अदबी सिलसिले, किताबें, रिसाले सब देखते थे। तो ये अलीगढ़ की फ़ज़ा थी। डिपार्टमेंट में भी ये कैफियत थी कि वहाँ उर्दू मोहल्ला एक बज़्म थी।
उसका सेक्रेटरी कोई तालिब इल्म ही होता था और वो उसके लिए बड़ी बात होती थी। इसलिए कि शहरियार साहब भी उसके सेक्रेटरी रहे, बशीर बद्र भी उसके सेक्रेटरी रहे, राही मासूम रज़ा भी रहे, और लोग भी रहे, और सब ने अपने बायोडाटा में इसका जिक्र किया है कि वो मजमे उर्दू मोहल्ला के सेक्रेटरी रहे। फिर वहाँ यूनिवर्सिटी लेवल पर लिटरेरी क्लब था, उसमें मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के तलबा उनको सेक्रेटरी बनाया जाता था, और उसके प्रेसिडेंट में कोई एक उस्ताद उसके प्रेसिडेंट होते थे। तो वहीद अख्तर साहब भी उसके प्रेसिडेंट रहे, शहरियार साहब रहे, अहमद सूफ़ी साहब रहे, वारिस किरमानी साहब रहे, और उसके जो सेक्रेटरीज़ रहे उसमें ऐसे मशरफ जो बहुत मशहूर अफसानानिगार है, ये उसके सेक्रेटरी रहे, उबैद सिद्दीकी उसके सेक्रेटरी रहे, बहुत लोग उसके सेक्रेटरी रहे तलबा में। तो एक पूरी यूनिवर्सिटी में एक अदबी माहौल था। 2 मुशायरे, एक 15 अगस्त की रियायत से और एक 26 जनवरी, कभी वो 24 जनवरी को, वो 14 अगस्त को, 13 अगस्त, वो बाकायदा यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम थे, डिपार्टमेंट के नहीं करता था उसको उर्दू डिपार्टमेंट। वो आर्ट फैकल्टी का 6 नंबर का कमरा है जिसमें बहुत सी सीढ़ियाँ, बहुत बड़ा कमरा है, वहाँ होता था। फिर बाद में दूसरी, अब आजकल तो ऑडिटोरियम में होता है। तो उस मुशायरे में हम उसी ज़माने से शरीक होते थे, शहरियार साहब उसके मोहतमिम होते थे, और उसमें 2 शायर वो बाहर से बुलाते। उसमें हम बड़े बड़े शायरों से हमारी मुलाकात इसी मुशायरे में हुई, और बाकी शुअरा अलीगढ़ के होते थे। तो अलीगढ़ के लोकल शुअरा में आप देखिए कि वहीद अख्तर, शहरियार, अमीन हसन जज़्बी, और साजिदा ज़ैदी, जाहिदा ज़ैदी, ये मंजूर हाशमी, तलबा में असद बदायनी, मैं, आशुक्ता चंगेज़ी, फ़रहत एहसास। तो ये पूरा आप देखिए कि तलबा में भी जो लोग थे, असातिज़ा में जो लोग थे, वो सारे वो लोग थे कि कहीं चले जाएँ, किसी महफिल में शरीक हो जाएँ, वो साहब वो नेशनल और वो कुलिंद और वो सब हो जाता था। तो इस तरह का वहाँ माहौल था। और उन मुशायरों में मैंने देखा कि उसमें मुख्तलिफ़ डिसिप्लिन के लोग सुनने आए, बड़े बड़े सीनियर प्रोफेसर्स जिनकी बड़ी हैसियत थी, और वो कोई मेडिसिन का है, कोई इंजीनियरिंग का है, कोई फिज़िक्स का है, कोई केमिस्ट्री का है, कोई मैथमेटिक्स का है। इज़हार हुसैन साहब मैथमेटिक्स के हेड थे, बड़े पढ़े लिखे आदमी थे, और उनकी बेगम सरैया हुसैन शोबे उर्दू की सदर थी उस वक्त जब मैं वहाँ से तालीम हासिल कर रहा था। तो वो आते थे। चुगताई साहब जो ख़ुद शायर भी थे, फ़िज़िक्स के प्रोफेसर सईद रहमान चुगताई, वो आते थे। प्रोफेसर बेदी हसन एनाटॉमी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे मेडिकल कॉलेज में, और बड़े मतलब ये कि वो भी नेशनल लेवल के आदमी थे। वो मतलब इस तरह के बहुत लोग थे, और वो मुख्तलिफ़ डिसिप्लिन के लोग वहाँ आते थे। तो आप देखिए कि उर्दू अदब का जो दायरा था वहाँ, पूरी यूनिवर्सिटी के लोग, चाहे वो किसी ज़ुबान, किसी डिसिप्लिन से ताल्लुक़ रखते हों, उनको अदब का ज़ौक़ था। ये फ़ज़ा मैंने और जगहों पे नहीं देखी जो वहाँ थी। और अब क्या कैफियत है, मैं उन मुशायरों मुझे बुलाया जाता है और जाता हूँ मैं, यकीनन उस वक्त जो कैफियत थी, तो खुर्शीद इस्लाम साहब थे उस वक्त, वो भी उसमें, और कादिर सत्तार साहब थे, और ये सब लोग वहाँ मौजूद रहते थे। ऐसा नहीं है कि साहब फिक्शन राइटर है तो मुशायरे में नहीं होगा। गज़नफ़र भी हमारे साथ थे उस वक्त, वहाँ तालिब इल्म थे, और लोग थे, तारिक सफारी भी थे। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त क्या नाम है वहाँ सर। शायरी सर आप कर रहे थे पहले से ही, अलीगढ़ आने से पहले वो 6 साल का जो सर आपने पढ़ाई छोड़ने कर सकी, तो और फिर सर अलीगढ़ आए, तो अलीगढ़ में सर शहरियार साहब थे, मोहसिन जज़्बी साहब थे, अलीगढ़ में आने की एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ जी सर, कि मैंने चूँकि वो 6 साल अपनी मस्जिद ख़राब किए थे, और हमारे वालिद उस सिलसिले में नाराज़ी रहे मुझसे। हाँ, खैर उसके बाद फिर मैंने कहा कि अब तो मैं पढ़ने जाऊँगा। जब मेरे छोटे भाई और बहनें और सब हॉस्टल्स में रहते थे, अलीगढ़ में पढ़ते थे, तो सब मुझे लगा कि मैं तो जाहिर ही रह गया, इंटरमीडिएट मैंने किया। तो और ये सब लोग आगे, मेरा सबसे छोटा भाई उस वक्त BA सेकेंड ईयर में था। तो फिर मैंने कहा कि साहब मैं तो पढ़ूँगा। तो खैर पढ़ने के लिए तो कोई मना नहीं करता। तो मैंने ख़ुद ये तय किया, ये कदम अपने ऊपर लगाई कि मैं वहाँ जाकर कोई नौकरी करके पढ़ूँ। तो और जब अपने वालिद साहब हम बोल नहीं पाते, जो बात कहनी होती थी वालिदा के ज़रिए कहते। तो शायद भाई ये क्या ज़रूरत है आपको वहाँ जाने में। मैंने कहा साहब हमने इतना वक्त ज़ाया किया है, हम घर वालों से कोई पैसा नहीं लेना चाहते,
आप चाहते हैं क्या? तो हाँ, जब ये वालिद को पता चला तो बहुत नाराज़, और कहा कि ऐसे तुम्हारे 2 छोटे भाई हॉस्टल में रहते हैं, पढ़ते हैं, तुम भी जाओ पढ़ो, मैं इसमें क्या परेशानी हुआ है? तो और उन्होंने कहा क्या नौकरी क्या मिलेगी आपको, आप इंटरमीडिएट पास हैं, और आपके जो घर के नौकर हैं उससे ज़्यादा तनख्वाह तो उनको मिलती है। तो खैर, तो वो उन्होंने हमें डांट दिया और वो किस्सा ख़त्म हो गया। और उसके बाद वो यूपी असेंबली का इलेक्शन वो शुरू हुआ सेशन, वो लखनऊ चले गए। तो उस वक्त हमें अपनी अम्मी पर बहुत रोगन ख़ास मल्ला जिसे कहते हैं बहुत खुशामद की उनकी बहुत। तो वो जो है वो राजी हो, और भाई, हम अपने वालिद भाई मियाँ कहते हैं, तो भाई मियाँ की गैर मौजूदगी में मैं अलीगढ़ जाकर मैंने जो है वो BA में दाखिला लिया। और मेरा जो छोटा भाई है, मुझसे छोटा शकील, वो उस वक्त वहाँ चौधरी मियाँ कहते थे, खुसरो साहब वाइस चांसलर थे, अली मोहम्मद खुसरो, उनको वो खासा वहाँ जो है जितना वो हल्का था वहाँ का सियासी, उनमें उनकी अच्छी शनाख्त थी। तो उनकी वजह से मुझे वहाँ एक नौकरी भी मिल गई। हाँ, तो मैंने वहाँ पे कुछ साल वो क्लरिकल क्या नाम जॉब किया, और फिर उसके बाद मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी भी मैंने वहाँ की। और एक पैसा मैंने घर से ले लिया, उन दोनों के लिए जाता था, मैंने पूरी तालीम वहाँ खुद सर्विस करके हासिल की, और BA में फर्स्ट डिवीज़न मेरी आई, MA में फर्स्ट डिवीज़न मेरी आई, और उस बीच में मेरी शायरी हो, किताबें भी हो, सब कुछ होता रहा। मेहनत आपकी और मैंने नहीं एक नया पैसा घर से मैंने अपनी तालीम के लिए नहीं दिया। फिर यहाँ जामिया, फिर उसके बाद ये हुआ कि उस ज़माने में ये SRF JRF नेट पेड ये सब नहीं होता था, और JNU में जो एक टेस्ट होता था नेशनल लेवल पर, उसके सेंटर से कश्मीर में सेंटर होता था, खुद JNU में होता था दिल्ली में, और एक हैदराबाद में होता था। तो उसमें जो पहले तो ये था कि जो लोग रिसर्च में वहाँ दाखिला लेते हैं सबको स्कॉलरशिप मिलता था, लेकिन बाद में वो था कि उस टेस्ट में, जो नेशनल लेवल का टेस्ट था, उसमें जो टॉप 2 होते, एक टॉपर और एक दूसरा सेकंड पोजीशन वाला, उन 2 को स्कॉलरशिप मिलता था। तो मैंने उसका वो टेस्ट दिया और मैंने उसको टॉप किया, और उसमें यही JNU के सेंटर से। और उसके बाद फिर उसमें कुछ इस तरह के मसाइल आए कि मैं दाखिला नहीं ले सका, और मेरा इंतज़ार होता रहा। मोहम्मद हसन साहब उस वक्त सेंटर ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस के चेयरमैन थे। तो और उसके अगले साल फिर मैंने जामिया में दाखिला लिया। वहाँ क्या था, MPhil था, तो कुछ हुआ कि अरे यार कौन MPhil करेगा, तो डायरेक्ट PhD करेंगे जामिया से। जामिया में मैंने फिर उसके अगले साल एडमिशन लिया, और उन्वान चिश्ती साहब के निगरानी में उर्दू गज़ल में पैकर तराशी ये मेरा मौजू मुंतखब हुआ, और किताबी शक्ल में भी सर वो शाये हो चुका है। 9 साल में मैंने पी। 9 साल से? 9 साल, क्योंकि कि मैं 2 बार मेरा उन्वान साहब से कुछ ज़रा नाचाकी हुई, मैं वापस चला गया 6 साल में, मैं नहीं करता था, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों में हमारा उनसे इख्तलाफ राय हो जाता था। तो जब वो भी शायर थे, मैं भी शायर था, और वो उन्होंने अपनी बहुत सी किताबों में उन्वान साहब लिखा है कि मेरे शायरी का शागिर्द में उनका नहीं था, मैं उनका PhD का शागिर्द था, निगरान थे मेरे। और शायरी तो मेरी बहुत पहले से उनसे तमाम दुनिया भर के मैगजीन्स में छपती, सब में छपती थी, और पाकिस्तान में औराक में, फ़नून में, सीप में, और दूसरे अफकार में, और भी रसाइल में, हिंदुस्तान में तमाम जो बड़े मैगजीन्स हैं सब में छपती थी उससे पहले से ही। जब मैं यहाँ आया था, यहाँ तो मैं 84 में मेरा दाखिला हुआ था। खैर, तो ये सिलसिला रहा, और उसके बाद फिर खैर यहाँ मैं आ गया। मेरा 94 में यहाँ मेरा अपॉइंटमेंट हुआ है। 92 में मैंने गेस्ट लेक्चर तौर पे ज्वाइन किया, और 94 में बाज़ाब्ता लेक्चर। ये सर मेरा सवाल ये था सर कि अलीगढ़ आने के बाद से आपकी शायरी में क्या बदलाया? क्योंकि सर अलीगढ़ से पहले जब आप शायरी कर रहे थे 6-7 साल से, फिर अलीगढ़ आने के बाद तो सर कुछ बदलाव सर आया? तो नहीं, मेरे ख्याल से तो भाई हमें जो उस वक्त भी वो जदीद जो शुअरा थे उसमें शुमार किया जाता था, और उसमें
शुरू में हम बहुत जदीद शायरी करते जी सर। तो हमारे वालिद कभी कभी हमारे बड़े भाई की शायरी भी सुनते थे लोग, जी सर। तो उसके बाद हमारे बड़े भाई जो है वो हमसे ज़्यादा जदीद शायरी करते अच्छा सर। तो हमारे वालिद को उनकी पसंद नहीं आती तो मेरी शायरी पसंद आती। तो मतलब उनके शेर उस तरह के होते थे कि बहुत अच्छे शायर थे वो। उनके 2-3 शेर मैं आपको सुनाता हूँ कि जी सर। खून की हर बूंद पत्थर हो चुकी, खून की हर बूंद पत्थर। जिंदगी खतरे से बाहर हो चुकी, क्या क्या एहतियातों से भी कुछ हासिल नहीं, अब कि ये मिट्टी भी बंजर हो चुकी। क्या क्या तो वो इस तरह की शायरी बेहतरीन करते शायरी। थे। हाँ, बहुत अच्छी शायर। मन के बरगद तले अंगारों की माला भी जपी, मन के बरगद तले अंगारों की माला भी जपी, मुझसे गौतम से मगर आग में चंपा ना खिली। क्या क्या तो इस तरह की शायरी वो करते थे। और हमारी शायरी थोड़ी सी शुरू में तो बहुत वो थी, उस ज़माने का कोई शेर मुझे अगर याद आए तो मुश्किल है, मुझे याद मुश्किल से रहते हैं शेर। लेकिन ये कि उस वक्त की शायरी में बाद की शायरी में थोड़ा सा फ़र्क था। वहाँ जाके ख़ास ठहराव जो है अलीगढ़ में जाके आया, और यकीनन वहाँ मुताले में भी इजाफा जो है वो, फिर पूरी जो फ़ज़ा है जी इन सब का असर पड़ता। फिर जिन लोगों के साथ हम बैठते थे उठते थे, बाद में हमारा ताल्लुक़ अख्तर अंसारी साहब से बहुत करीबी जी कायम हो गया था, और अख्तर साहब रिटायर्ड थे उस वक्त। लेकिन मैं तकरीबन 10-12 साल उनके साथ बैठा, और वो अजीब व गरीब कैफियत थी। बेचारे बड़ा इत्मीनान मुझ पर करते थे, और बड़ा बहुत ही शफ़क़त, बड़ी मोहब्बत। और रात को मैं वहाँ कोई 10 बजे करीब मैं पहुँचता था, और 1-1 बजे तक वापस वहाँ से आते थे। तो हमारा हॉस्टल MM हॉल था, उसमें ज़ियाउद्दीन हॉस्टल था, सर ज़ियाउद्दीन के नाम पर वो हॉस्टल था। अब उसका नाम बदल के शिबली हॉस्टल हो गया है, और सर ज़ियाउद्दीन के नाम पे पूरा एक हॉल हो गया है। तो ज़ियाउद्दीन हॉस्टल में था, और बिल्कुल उससे चंद कदम पे सामने ही बिल्कुल अख्तर साहब का मकान था, वो जामिया उर्दू के करीब में, शहरज़ाद उनके मकान का नाम था। तो वहाँ वो उनसे, और अख्तर साहब हमेशा इल्मी और अदबी गुफ्तगू करते। मुझे यकीनन बड़ा फैज़ पहुँचा उसका, इसलिए वो बहुत बड़े आलिम थे, बहुत पढ़े लिखे आदमी थे। आपका सर बहुत बड़े बड़े लोगों से ताल्लुक़ रहा सर उस ज़माने में ही। और हाँ, तो उसका फ़ायदा होता है, बुज़ुर्गों के साथ बैठने का फ़ायदा होता है। बिल्कुल सर। और 10 चीज़ें इस तरह की मालूम होती है जो आपने नहीं पढ़ी। बिल्कुल सर। मसलन अख्तर साहब ने फ़ारसी का लिटरेचर और अंग्रेज़ी के हवाले से रशियन लिटरेचर उन्होंने बहुत पढ़ा, चुनाचे उस पर वो गुफ्तगू करते थे। तो मैंने जो बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ी थी वो भी मुझे उससे मालूम होता था, या फिर मैं पढ़ता था उनको सुनने के बाद। मसलन वार एंड पीस जैसा नावल जो टॉल्स्टॉय का, वो इतना ज़ख़ीम नावल है, वो अख्तर साहब 3 बार पढ़ा। 3 बार? 3 बार। और उसके बाद जो है वो कहने के हर बार नए मानी उसके खुल के आए, सैकड़ों की तादाद में तो कैरेक्टर्स हैं उसमें। तो फिर उस पर गुफ्तगू बहुत बार हुई हमारी। और दूसरी चीज़ों पे चेखव उनका बहुत पसंदीदा राइटर था, और चेखव पे हमने बहुत गुफ्तगू की उसके अदब पे। चुनाचे मैंने फिर एक तफसीली मजमून लिखा चेखव पे, और वो तहज़ीबुल अखलाक में शाये हुआ, और तहज़ीबुल अखलाक में ख़ुतूत नहीं शाये होते थे। तो फिर मुझे एडिटर ने उनके बताया कि सैयद हामिद साहब जो वाइस चांसलर वहाँ रह चुके थे, दिल्ली आ गए थे, तो उनका ख़त गया, उन्होंने कहा भाई बहुत अच्छा मज़मून है, और इस तरह के और मज़ामीन जो है वो शाफर साहब से लिखवाइए। खैर वो बाद में तुम मेरा कोई उसमें नहीं छपा, वही छपा। तो ये एक मतलब हाँ लीगल का मैं बता रहा हूँ आपको, उनके उन लोगों के साथ बैठने का एक बड़ा उसका। जज़्बी साहब के साथ भी, शहरियार साहब से तो खैर बहुत करीबी हमारा राब्ता रहा। कि इतने बड़े लोगों के साथ सर आपका बैठना उठना रहा। फिर आपके साथियों में भी सर फरहत एहसास के, असद बदायूनी जैसे सर बड़े नाम शायरी के रहे, उनके दरमियान सर आपका अपना एक बिल्कुल ही अलग रंग है, बिल्कुल ही मुनफरद है, किसी भी सतह पर मिलता जुलता नहीं है ना उस तरह का कोई रंग। सर ये आपका ये अपना अलग जो रंग है, आपने जो अंदाज अपनाया, जो आपका उसलूब है, ये सर किस तरीके से? अरे इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने जो बताया ना आपको, कि एक साहब ने, एक बिहार के एक साहब थे नूरुल इस्लाम निश्तर,
वो इंजीनियर थे, लेकिन ये कि शायर अदीब थे। तो उन्होंने भी शायरी मजमून लिखा था बहुत साल पहले। वो एक रिसाला जो सुहेल है, जो आजकल कलकत्ता से शाये होता है, उस ज़माने में गया से शाये होता है, और जमील मंज़र उसके एडिटर थे। तो उन्होंने 84 में नहीं 88 में 88 में एक शुमारा शैफर रसूल के नाम, इस उन्वान से पूरा एक शुमारा उन्होंने शाये किया। इत्तेफाक ये था कि 88 ही में मेरा पहला मजमूआ शाये हुआ, सदफ समंदर, और 88 में ही उन्होंने वो उनका बड़ा तकाज़ा था। तो मैंने उनसे कहा कि ये क़ब्ल वक्त है, अभी आप वही और तो सीनियर लोगों को निकालिए जो। तो लेकिन वो कुछ मज़ीद हो गए। बहरहाल वो शुमारा उन्होंने शाये किया, तो उसमें वो नूर इस्लाम नश्तर साहब का मजमून शाये हुआ था, जिन्होंने मेरी शायरी में तसव्वुफ़ तलाश किया। और उन्होंने कहा था कि साहब ये जो है, ये आपकी शायरी में तसव्वुफ़ जो है, तो फिर उन्होंने कहीं जदीद तसव्वुफ़ भी लिखा था। तो मैंने भी तसव्वुफ़ है उसमें जदीद आप उसको किस तरह से उसका। अब ये अलग बात है कि जो ज़िंदगी और जिस ज़माने में आदमी गुजार रहा है, यकीनन उसका अक्स उसके ख़यालात में, उसके इज़हार में आएगा, तो वो होगा। और तसव्वुफ़ अगर उसकी बुनियाद में है तो उसका असर भी आएगा। तो उसको ग़ालिबन उस इश्तराक को उन्होंने जो है वो जदीद तसव्वुफ़ कहा होगा। तो वो उन्होंने तलाश किया, उसमें वो लिखा। दूसरा, बहुत से लोगों ने लिखा कि साहब जदीदियत और जो वो है रिवायत, उसका एक बहुत ही क्या नाम है बैलेंस, बहुत ही मतवाज़िन इम्तज़ाज इनके यहाँ नज़र आता है, ये भी लिखा। लेकिन कहा कि तराकीब आपके यहाँ नई है बिल्कुल सर, आपका और मुख्तलिफ हैं, और उन वो तराकीब जो हैं, आमतौर पर जब नई तराकीब आप बनने लगती हैं किसी के यहाँ, तो अगर वो ख़ुद बनती हैं तब तो वो यकीनन बहुत बालाखेज़ होती हैं और उसमें शायरी में मानवियत पैदा, गहराई पैदा करती है, उससे इजाफ़ा होता है। लेकिन बहुत से लोग ख़ुद बनाते हैं तरकीब, तो जहाँ बनाते हैं तराकीब, तो बाज़ औक़ात उनकी जो कुछ कहना चाहते हैं उसकी तरसील ही नहीं हो पाती। हाँ, वहाँ पे तरसील का मसला पैदा हो जाता है। तो ये भी मेरे बहुत लोगों ने लिखा है मेरी शायरी पे कि इनकी शायरी में तरसील का मसला नहीं है, जो ये तरकीब भी बनाते हैं वो बोलती हुई होती है और उससे बात समझ में आ जाती है। ये लोगों का ख्याल था। उन्मान चिश्ती साहब ने एक मज़मून मेरी शायरी पे लिखा था, उन्मान साहब ने, और उसमें उन्होंने लिखा था कि पेचीदा साइकी का शायर शैफर रसूल, और उसमें उन्होंने ये लिखा था कि इनके अशार बज़ाहिर सादा मालूम होते हैं, और उस तरह जिस तरह और जदीद शौरा के यहाँ उस तरह के अशार नज़र आते हैं कि सुनने ही से पेचीदा मालूम होते हैं, तो वो कैफियत नहीं होती। लेकिन जब उस पर गौर कीजिए तो मालूम होता है कि तो सादा नहीं है, तो पेचीदा है। तो उन्होंने कहा कि वहाँ जो है अंदर उसमें पेचीदगी होती है, और उसी से जो है मानी जो है उसमें भी पेचीदगी पैदा होती है, और मानी जो है उसकी कई परतें उसमें पैदा हो जाती है। तो ये बात उन्होंने मेरी शायरी के बारे में लिखी थी, जिसकी तरफ अभी एक मज़मून में अतीकुल्लाह साहब ने भी इशारा किया। और मेरी राय भी अपनी शायरी के बारे में ये है कि बज़ाहिर वो सादा लगे शेर, लेकिन जो अगर कुछ लोग गुजर जाते हैं, कुछ नक़ादों को मैंने देखा है कि वो शायरी को, नक़ाद तो हैं मगर शायरी को उस तरह अप्रिशिएट वो कर नहीं पाते। उन्हें नहीं नज़र आता कि अंदर क्या है, ऊपर से देख के। ऐसे कई नक़ाद हैं उनका जो हाल है उससे अंदाज़ा होता है कि वो ऊपर की मामला जो है वही रहता है उनके, वो चीज़ नहीं होती जो जिस तरह समझना चाहिए। तो खैर, तो ये एक वो एक रंग है आपका, बिल्कुल अलग रंग है सर। आपकी शायरी एक तो दिल पर लगती है सर, यही वजह है कि सर आपके अशार मकबूल आम भी होता है, ज़रबुल अमसाल भी बन जाते हैं। जैसे उसने भी देखने की, मैंने भी देखने की हद कर दी सर। वो शेर है या वो शेर सर मैंने पढ़ा था हिजरत के ताल्लुक से कि मुझे भी लम्हा हिजरत में, वो इतना बेहतरीन शेर है सर। और जो है मेरा वो ज़माने का है जब मैं एमए कर रहा था, वो सर इतना बेहतरीन शेर है और अजीब सर कैफियत है उसकी। वो एक ज़माने में पाकिस्तान में बहुत कोट हुआ था। जी सर। और जब मैं वहाँ गया एक बार, अबू धाबी एक मशारे में गया था मैं, तो वो 2003 में। जी सर। तो वहाँ मैंने पढ़ा, तो वहाँ चूँकि ये कैफियत बहुत से लोगों के साथ जिस तरह की ज़िंदगी गुजरी उन पर सादिक आ गई, तो वहाँ बड़ा लोगों ने उसको पसंद किया।
और अच्छा कोर्ट भी हुआ। जी सर, कई जिहाद है सर इस शेर के, न सिर्फ वो तकसीम हिंद को हाँ नहीं लेकर, नहीं, और जो तकसीम सर हिंद ये नहीं जो है, हिजरत लोग सर तो, हिजरत जो हिजरत जो है वो माशी हिजरत जो करते हैं सर लोग, कई वो तरह से हो और सकती है। वो और हर जगह सर। तो सर ये तो आपका सर खास रंग है सर, कि आसान अल्फाज में सादा सर शेर है, लेकिन उनके अंदर सर गहराई जो है सर, उसका तो कोई जवाब नहीं सर आपके यहाँ। नज़्मों के ताल्लुक से भी सर आप, क्योंकि सर आप नज़में कम कही हैं, लेकिन नज़्मों के ताल्लुक से सर डॉक्टर खालिद मुर्शिद साहब का एक मज़मून सर मैंने पढ़ा था, हाँ उसमें उन्होंने सर ये कहा है कि नज़मों में भी आपकी गज़लों की खसूसियात हैं, और एक एक अहम चीज़ सर उन्होंने लिखी है, शऊर की रॉ की तकनीक का जो इस्तेमाल आप नज़मों में करते हैं सर, इस मगर ताल्लुक उन्होंने से एक जगह ये भी लिखा है जी कि मैं समझता हूँ कि ये गज़ल से बेहतर नज़्म के शायर हैं। तो मैंने कहा यार ये तो ज़्यादती की मेरे साथ हमने। तो क्योंकि हम तो बुनियादी तौर पर गज़ल के शायर हैं, जी सर, आपका नज़्म वही सर, तो आपका क्या है खुद ब खुद होती है कभी। जी सर, मैंने इस पे एक बार एक इंटरव्यू में, एक गुफ्तगू में जी सर, मैंने ये कहा था कि मैं ज़बरदस्ती नहीं करता अपने साथ जी सर, शायरी के मामले में, जो चीज़ होती है खुद होती है। मैं समझता हूँ कि तजुर्बा जो है, जी सर, शायर का जो तजुर्बा है वो उसकी जो हैत है और उसकी जो सिन्फ है वो खुद लेके पैदा होता बिल्कुल है। मुझे नहीं मालूम होता कि मुझे गज़ल कहनी है कि नज़्म कहनी है, और बहुत कभी नज़्म होने लगती है और कम होती है और गज़ल ज़्यादा होती है। जी सर, हालांकि गज़ल भी कम होती है मेरे यहाँ। मैं आप समझिए कि जी सर, आप बहुत कम मेरा लिखते हैं सर, ये तो पहला मजमूआ जो है वो 88 में आया था, जी सर, और दूसरा मजमूआ 2002 में आया। जी और हमारे शागिर्दों के और बहुत से लोगों के जी जो सर, हमसे आप मशवरा सुगन भी करते थे, उनके 5-5 6-6 मजमूए आ गए। जी सर, आप तो बहुत कम ये लिखते हैं सर, ये तो मैंने एक शेर भी मेरा कभी हो गया था जी सर, इस कैफियत से मुताल्लिक जी कि न शायरी की हवस है, जी न फ़िक्र शोहरत व नाम। जी सर, न शायरी की हवस है, न फ़िक्र शोहरत व नाम, सो हमने सोचा बहुत है मगर कहा कम है। तो सर ये सर, है कि इस बेनियाजी की वजह से सर, जो आपने कम कहा है, लेकिन ऐसा कहा है कि सर वो आपके मकाम पे सर मज़हर है सर इस चीज़ तो वो होता ही कम है, मैं क्या करूँ। और मैं मतलब का। सर ज़बरदस्ती पक्कर नहीं निकलता करता। है सर वो। दूसरा ये कि मौज़ूआती शायरी में नहीं करता। जी सर, लोग दिवाली पे कह दिए, होली पे कह दिए, फलां पे कह दिए, इस जी तरह सर, के बिल्कुल तकाज़े बाज़ औक़ात होते रहते हैं। जी सर, तो मैं उससे जो है वो जी सर, दूर रहना आम भी तौर पे चाहिए सर वो। माज़रत कर लेता हूँ। जी हालाँकि बाज़ चीज़ें हैं वो खुद ब खुद हुई हैं, मैंने नहीं कही कि साहब मैं आज़ादी पे कह दीजिए, फलां पे कह जी सर, वो दीजिए। खुद ब खुद जो हो जाए सर, अभी उसकी एक अलग साहब बात। ने ताजमहल पे जो नज़में और चीज़ें कही गई हैं उसका एक मजमुआ, तो उनका बड़ा तकाज़ा के साथ ताजमहल पे कह दिया। अरे यार, मैंने कहा मैं नहीं कहता इस तरह। जी सर, अगर वो होनी होगी तो खुद होगी, जब भी होगी। वो जी नहीं हुई तो चुनाचे तो वो नहीं, मैं उसमें शामिल नहीं हो सकता। सर, हम जैसे शागिर्द हैं सर आपके, ऐसी बहुत से सर नए लड़के भी सर आपको सुनेंगे, बहुत से बच्चे भी सर। तो हमारे लिए सर, एक हमारे सीखने के लिए सर, आपके नज़दीक सर शायरी का तसव्वुर क्या है? शायरी के तस्वुर क्या है? जी सर, शायरी मैं आप सर क्या? मैं तो ये समझता हूँ कि वो आप जो कुछ सोचते हैं, आप जो कुछ समझते हैं, यानी आपके तजुर्बात और मुशाहदात जो कुछ है उसका इजहार है, और उसका इजहार मुख्तलिफ़ शक्लों में हो सकता है। जी सर, तो लेकिन ये कि आप इधर आप देखते होंगे बहुत सारे शायर हैं, बड़े मुख्तलिफ़ जो ज़रिए हैं उनकी वसातत से उनका इजहार होता रहता है। तो बहुत से नए नाम, बहुत वो शायरी आप पढ़िए, शायरी खासी हो रही है इस वक्त, जी शायरों सर, की तादाद बहुत है। जी सर, तो उसमें बहुत से अशार इस तरह के मिलते हैं जिन्हें पढ़ने के बाद ये अंदाज़ा होता है कि इसको शायरी में, इस मफ़हूम को शायरी में या इस बात को शायरी में कहने की ज़रूरत नहीं। जी सर, वो स्टेटमेंट बन के रह जाते हैं, जी सर, या कोई मक़ूला है उसको नज़म कर दिया, या कोई और, मतलब उसमें कोई और अच्छे खासे शायरों के यहाँ ये मसला है जी सर, कि वो जो उन्होंने कहा है तो आदमी को ये मालूम होना चाहिए कि मुझे क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। बिल्कुल सर, ये तो लोग कोशिश करते हैं मैं क्या कह लूँ जी और किस तरह कहूँ और कैसे अच्छा हो जाए, इसमें ख़ासा जोर भी लगाते हैं। हमारे एक दो शायर हमारे दोस्त हैं जो बहुत अच्छे शायर हैं, जी सर, लेकिन उनके यहाँ ये नज़र आता है कि ये शेर जो है बहुत मेहनत करके कहा गया है। जी सर। तो ये, लेकिन ये कि ये अंदाज़ा नहीं होता कि हमें क्या नहीं कहना चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी सर यही है तो कि क्या नहीं कहना सर। तो शायरी जो है वो अपने अंदरून का इजहार है और बामानी और तख्लीकी इजहार है।
और उसमें ये ज़रूर आदमी को मालूम होना चाहिए कि इस इजहार में मुझे किस चीज़ का इजहार करना है, किसका नहीं करना है। इसलिए के तजुर्बे मुशाहदे तो बहुत होते हैं, बिल्कुल और तमाम चीज़ें जो हैं वो कहने की और सुनने की नहीं होती। सर नज़रियात जो हैं, जो अदबी नज़रियात हैं, जदीदियत, मवाद जदीद, उसके अलावा सर उनको सर आप किस तरीके से देखते हैं शायरी के लिए? या एक शायर को उनका पाबंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या किस तरीके से? नज़रियात का मसला जो है ये तो उनका है, नक़ादों का है। जी सर। यह अदब के उन उस्तादों का है जो क्लास में समझाते हैं और पढ़ाते हैं, ये काम हम भी करते हैं। जी सर। लेकिन तख्लीकी इजहार की जहाँ मामला है, जहाँ तक तो मैं नहीं समझता कि नज़रिया वज़रिया जो है इनके चक्कर में तख्लीकी जो फ़नकार है वो नहीं पढ़ता है। उससे तो जो कहना है वो कहेगा, और जो भी चीज़ है उसमें नज़र आएगी लोग। इसीलिए आप देखिए कि बाज़ नक़ाद किसी तख्लीकी फ़नकार के लिए कुछ कहते हैं, कोई दूसरा नक़ाद कुछ कहता है, जी सर। वो कुछ और नज़रिया निकाल लेता है वो दूसरे। जी सर। ये काम उनका है, वो जाने। हम ये नज़रियों के चक्कर में नहीं पड़ते, या जो खाना बंदी और ये अदबी सियासत और जो दूसरे मामलात हैं वो उनका भी हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम तो शेर कहते हैं, और उसको समझना और उस पर गुफ्तगू करना वो नक़ाद हुआ का। बिल्कुल सर। असद बदायूनी साहब सर आपके साथी भी रहे और सर बहुत करीबी दोस्त रहे, फिर बाद में सर कुछ नाचाकी भी आपके दरमियान थी, तो सर उनके साथ कैसा है? वो कुछ लोगों ने पैदा कर दी। जी सर। और चूँकि हम शुरू से दोस्त थे, बल्कि अलीगढ़ आने के बाद मेरी पहली दोस्ती असद बदायूनी से ही हुई। जी सर। और वो मॉर्सन कोर्ट में रहते थे, आफ्ताब हॉल में। मैं MM हॉल में ज़ियाउद्दीन हॉस्टल में था, तो वो मेरे यहाँ आते थे, मैं उनके यहाँ जाता था। अगर चाय हम दोनों बहुत पीते थे। जी सर। तो उसमें भी वो रहता था। हालांकि उनके और भी पीने पिलाने के सिलसिले से जो मेरा नहीं था, उसमें एक बार किसी ने असद से कह दिया कि साहब ये शेफर साहब जो है ये बेवकूफ़ बनाते हैं, ये भी पीते हैं। अच्छा। और लेकिन तो उसने असद ने उसके थप्पड़ मार दिया। अच्छा सर। कहा अब छोटा आदमी बकवास करना। तो ये मामला असद का था। बहुत खरा आदमी था वो, और बहुत अच्छा आदमी, बहुत अच्छा शायर। तो हमारा जो पहला मजमुआ शाये हुआ सदर समंदर, उसका असद ने कहा कि उसकी इजरा की तकरीब होनी चाहिए और वो हम करेंगे। तो असद बदायूनी और मंजूर हाशमी ने उस इजरा की जो तकरीब थी उसको उन्होंने किया, पूरी सारा इंतज़ाम उसका, और उसका इजरा किया आले मसरूर साहब ने। अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो आर्ट फैकल्टी का फैकल्टी लॉन्च है उसमें हुआ। काजी अब्दुल सत्तार साहब उस वक्त हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, तो उस तकरीब की सदारत उन्होंने की। सूर साहब मेहमान खुसूसी थे, उन्होंने उसका इजरा किया, और उस पर वारिस करमानी साहब, मिर्ज़ा खलील अहमद बेग और मंजूर हाशमी, असद बदायूनी ने और बेग खलील बेग ने बाज़ाब्ता पेपर पढ़े थे, और वारिस करमानी साहब, इन लोगों ने तकरीरें की थी, शहरियार साहब, ये सब लोग उसमें शरीक थे, और भी यूनिवर्सिटी के बहुत लोग शरीक थे। बहुत अच्छा उसका फंक्शन हुआ, खासा कवरेज भी मिला पाकिस्तान में, यहाँ भी उसको, बल्कि अलीगढ़ के हमारे तो PRO ऑफिस ने उसकी खबरें, यूनिवर्सिटी गज़ट में भी उसके फ़ोटो खबरें छपी। तो बहुत अच्छी तकरीब हुई। उसमें एक खातून, एक लड़की थी, किसी 10th या 11th में पढ़ती थी, उसका तरन्नुम बहुत अच्छा था। तो असद ने कहा कि आपकी ये गज़ल उससे पढ़वाएं। उससे पढ़वाई उन्होंने गज़ल, और बहुत अच्छा उसने पढ़ी। बाद में मालूम हुआ कि वो तो शायरा हो गई और वो तमाम मशायरों में जाने लगी। हाँ, ये वाक़या भी उसमें पेश आया। और उसमें मेरा जो बेटा है बड़ा, उस वक्त बहुत छोटा था, तो तकरीब के दरमियान किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई, तो शहरियार साहब ने कहा ये यकीनन ये शैबर रसूल के साथ ज़्यादा होंगे, वरना इस तकरीब में और कौन इस तरह। तो ये लतीफ़ा भी उसमें हुआ था, वो असद ने किया। फिर असद का जो मजमुआ जो आखिरी था, उसके बाद उनका इंतकाल तो बहुत ही कम उम्र में हो गया बेचारे। तो जुनू किनारा, उसका इजरा जो था वो उसका फिर इंतज़ाम मैंने किया वहाँ पे। उसमें तौसीफ़ तबस्सुम साहब पाकिस्तान से आए हुए थे, बहुत अच्छे शायर, वो असद के रिश्ते के नाना भी थे, तो उन्होंने इजरा किया था, और शहरियार साहब ने उसकी सदारत की थी। और उसमें अबुल कलाम कासमी और चंगेज़ी फराज सब लोगों ने इजहार ख्याल किया था। बहुत अच्छी तकरीब 10+2 की बिल्डिंग में हुई थी। तो ये अलीगढ़ में कई क्लब थे, कारवा क्लब, संडे क्लब काजी अब्दुल सत्तार साहब का था, जिसमें शायर उस वक्त 2 जाते थे, मैं और असद।
जी जी अफसाना निगार एस एम अशरफ, इब्न कमल, ये भी वहाँ थे उस वक्त, और शारिक अदीब और गयासुर रहमान और बहुत से लोग उसमें जो है वहाँ उस संडे कलम में शरीक होते थे। उसमें प्रोफेसर नईम अहमद और प्रोफेसर अंसारुल्लाह नज़र, ये उस वक्त दोनों लेक्चरर थे और काजी साहब रीडर थे, काजी सत्तार साहब। जी तो वो उनके घर पे हर संडे को संडे कलम होता है। कारवा क्लब कुछ और जगहों पे करता था, उसमें तमाम अदब, एक बहुत अच्छी अदबी फ़ज़ा और ये तमाम कैफियत। सर ये शहरयार साहब से सर बहुत गहरा ताल्लुक है, उनके साथ कोई दिलचस्प याद सर, कोई वाकया? बहुत वाक़यात हैं उनके साथ, और कोई दिलचस्प अक्सर लोग मेरे पास आते थे, शहरयार साहब से कोई काम होता है, अगर यार तू कहिए, तो मैं भाई मैं तो उनका शागिर्द हूँ, बहुत छोटा हूँ, आप मुझे यूँ तो समझते हैं कि मैं जाऊँगा कहूँगा तो वो कर देंगे, लेकिन ये कि वो कर देते थे, ये उनमें था। और एक बार ये हुआ कि उमराव जान आ चुकी थी और बड़ी गैर मामूली शोहरत शहरयार साहब की अदबी हल्के में, तो जो शोहरत थी वो थी, लेकिन अवाम में एक तो पहले वो आई गमन जो फिल्म आई, तो उसमें उनकी 2 गज़लें थी, वाडेकर ने पढ़ी थी, तो उसमें जो पहली गज़ल थी, सीने में जलन आँखों में तूफ़ान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है, एक ये थी, एक वो भी है कि अजीब हादसा मुझ पर गुजर गया है यारो। तो वो यारो वाली गज़ल भी उसी ने गाई थी, सुरेश वाडेकर, लेकिन वो इतनी मशहूर नहीं है। ये सीने में जलन ये बहुत मशहूर हुई थी। उसके बाद उमराव जान आई तो उसके तो तमाम गज़लियात और तमाम मशहूर हुए। तो ये ज़बरदस्त शोहरत थी, तो हर जगह शहरयार साहब को बुलाया जा रहा था। अब फिरोज़ाबाद में कोई वो था मुशायरा, तो वो लोग अलीगढ़ में जमुना प्रसाद राही एक बहुत अच्छे शायर थे, शायद मुझसे उम्र बड़े थे, उनको राही साहब कहते थे, लेकिन बहुत बेतकल्लुफ़ी थी और दोस्ती थी। तो राही साहब के पास वो लोग आए, राही साहब उनको लेके मेरे पास आए, कह रहे कि मुझसे कि यार शहरयार साहब से बात करो, वो चले जाए, बड़ी मतलब वह पब्लिक की बहुत ख्वाहिश है कि शहरयार साहब आए। तो मैंने कहा पब्लिक गलत समझ रही है, शहरयार साहब तरन्नुम से नहीं पढ़ते, और शहरयार साहब उस तरह भी नहीं पढ़ते जिससे और जो दूसरे शोरा जिस तरह स्टेज परफॉर्मर, जैसे अभी हमारे राहत इंदौरी साहब का इंतकाल हुआ, वो ज़बरदस्त स्टेज परफॉर्मर थे। तो इनके शहरयार साहब तो बहुत लीजिए अंदाज में पढ़ते हैं, और आवाम को जो है बहुत मायूसी हुई उसके बाद तो उनका रह नहीं था, बहुत ज़बरदस्त तकाज़ा। तो मैं चला गया उनको लेकर शहरयार साहब, तो बेचारा ने बहुत ख्याल किया मेरा, फिर कहने लगे एक शर्त पे जाऊँगा कि तुम भी चलना। तो मैंने कहा कि सर मैं नहीं जाऊँगा, राही साहब जाएंगे। अच्छा ठीक, और मैंने कहा उनका साथ होना ठीक भी है, इसलिए कि वो उन लोगों का तो था भी, क्या नाम है, हम प्याला वाला मामला भी था, मैं जाता तो परेशानी रहती, न मेरे सामने वैसे भी बेचारे थोड़ा तकल्लुफ़ शहरयार साहब करते ही थे। तो खैर वो राही साहब वहाँ गए, और वहाँ स्टेज पर शहरयार साहब पढ़ने आए, तो पब्लिक ने कहा उमराव जान की होगी, उमराव जान। तो वो बड़े नाराज़ हो गए, मैं नहीं पढ़ूंगा, ये क्या बदतमीज़ी, ये कोई फिल्म है, ये मुशायरा है, मुशायरे का स्टेज। तो उन्होंने वो लोग खामोश हो गए, उन्होंने अपनी वो गज़लें पढ़ी, उन्होंने कोई उमराव जान की नहीं पढ़ी। तो ये बाद में आए वहाँ से, तो मुझे बड़े नाराज़, यार तुम कहीं भिजवा देते हो मुझे, तो वहाँ तो अजीब तमाशा था। तो मैंने कहा उसका मुझे अंदाज़ा था, लेकिन ये कि अब आपको तो जाना पड़ेगा, आपकी शोहरत इतनी है तो लोग चाहते हैं आपको देखना चाहते हैं, जो लोग सुनना और समझना जिनके बस की नहीं है वो देखना चाहते हैं। तो ये उनकी ऐसी ज़बरदस्त शोहरत थी, बहुत से वाक़यात उनके साथ थे। सर ये एक सवाल ये था, क्योंकि सर उर्दू अकादमी के भी सर आप इस वक्त वाइस चेयरमैन हैं, और सर बहुत सारे अदबी काम सर आपकी ज़रिए निगरानी अभी भी हो रहे हैं और होते रहे सर, पहले से भी सदर शोबा भी सर आप हैं उर्दू डिपार्टमेंट के। मौजूदा सर अदबी सूरत हाल पर आपकी गहरी नज़र है, तो सर मौजूदा जो अदबी सूरत हाल है सर, उस ताल्लुक़ से सर आपका क्या तासुर है? भाई अदबी सूरत हाल तो हमेशा बहुत सारी चीज़ें, यानी बहुत नशे फराज आते हैं, चीज़ें नई आती हैं, पुरानी चली आती, बदलती रहती हैं। अभी यकीनन वही कैफियत है। पहले ये होता था, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि बल्कि शहरयार साहब से भी गुफ्तगू एक बार हुई तो उनका भी ये ख्याल था कि पहले शुअरा खासे होते थे, क्योंकि शेर व शायरी का ज़ौक़ जैसे आवाम में आज नहीं है। आज मादियत का गलबा, सार्फियत का गलबा इतना हो गया हमारे माशरे पर कि लिटरेचर की कोई अहमियत नहीं, और आदमी की कोई अहमियत नहीं।
पहले कोई हादसा होता था, कोई वाक़या होता था, कहीं किसी आदमी का अगर मौत हो जाए तो एक दूर तक जो है एक सन्नाटा हो जाता था, उसका बड़ा गहरा असर होता था। आज रोज़ लोग मरते रहते हैं, कोई पूछता नहीं। तो आदमी की वो अहमियत नहीं रही जो थी। जब आदमी की अहमियत कम होती है तो जो इंसानी उलूम है या उसके जो मुताल्लिक़ात हैं उनकी अहमियत भी कम हो जाती है। चुनांचे इस वक्त जो मादियत और सारफियत का गलबा है तो उस वक्त अदब की वो अहमियत नहीं है, ना उस तरह से आम आदमी अदब समझता था। ज़रूरी नहीं कि वो शायर अदीब हो, लेकिन कोई एक ख़ास दिलचस्पी उसको होती थी, वो अब नज़र नहीं आती। और वो किसी एक ज़ुबान के अदब की बात नहीं है, उर्दू का मामला नहीं है, वो लिटरेचर का मामला है और आज किसी भी तमाम ज़ुबान का हो उसका वही मामला है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है, इधर हमने देखा है कि हिंदी के या वो लोग जो उर्दू वाले नहीं कहलाते, ऐसे बहुत से लोग हैं जो उर्दू की शायरी की तरफ आए हैं और वो उर्दू में शायरी भी कर रहे हैं, उनकी किताबें भी छप रही है और एक ख़ास ज़ौक़ नज़र आता है। असल में ये उर्दू एकेडमी का एक प्रोग्राम होता है, उर्दू हेरिटेज फेस्टिवल, वो लाल किले के सामने होता था हमेशा और कई दिन होता था, 6 दिन तकरीबन, मुख्तलिफ़ चीज़ें उसमें होती थी। लेकिन उसके बावजूद भी एक ख़ास फीकापन रहता था, उस तरह की दिलचस्पी लोगों की नहीं होती थी और वो रस्मी तौर पे होता रहता था। उसका नाम भी उर्दू विरासत मेला। जी सर। मैं जब वहाँ गया और पहली बार वो हुआ तो मैंने कहा कि भाई मैंने उसको देखा है कई बार, उतनी दिलचस्पी लोगों में नहीं होती, उतनी तादाद नहीं होती, तो फिर इतना पैसा क्यों खर्च किया जाए और क्यों इस तरह से किया, तो इसको ना किया जाए या फिर किसी इस अंदाज में किया जाए, ऐसी जगह पे किया जाए कि जहाँ लोग शामिल हों और ख़ास तौर पे हमारा टारगेट वो होना चाहिए कि वो लोग होने चाहिए कि जो उर्दू के पास नहीं आ पा रहे हैं, तो उर्दू को उनके पास ले जाए। और उर्दू की जो खसूसियत है वो उन्हें मालूम ही नहीं है, वो उससे वाकिफ़ हों तो हो सकता है कि उर्दू के फ़रोग़ में ये चीज़ काम आए और ज़्यादा लोग हमारी तरफ आए। क्या किया जाए? तो मैंने कहा मनीष सिसोदिया जी जो उसके चेयरमैन हैं एकेडमी के बाद, जो हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उनसे कहा कि साहब हम चाहते हैं कि इसको हम कनाट प्लेस में कहाँ करेंगे उन्होंने, सेंट्रल पार्क में। अच्छा, तो खैर वो तो मिल गया उनकी वजह से, उसमें भी 6 दिन की वो तकरीब हुई। सब आलम ये रहा, हज़ारों की तादाद में हर वक्त लोग वहाँ मौजूद। एक तो ये कि वो जगह जो है ऐसी है कि वहाँ लोग यूँ ही आते रहते हैं, मुख्तलिफ ममालिक के लोग आते हैं, घूमने आते हैं। कनाट प्लेस, फिर उसका सेंट्रल पार्क, वो बहुत बड़ा है वो पार्क। तो और उसका स्टेज जिस तरह का बना, जब वो वहाँ आए इनाग्रेशन में, मनीष सिसोदिया और दूसरे मिनिस्टर, तो वो हैरान रह गए देख के, अरे यार तो कमाल कर दिया। शमीम साहब से उसके 2 इनाग्रेशन होते थे, एक तो जिस दिन वो शुरू होता था तो दोपहर में सहपहर में किसी एक अदबी शख्सियत, तो पहला जो हुआ तो मैंने शमीम हनफी साहब से उसका इनाग्रेशन कराया, बहुत अच्छी गुफ्तगू की और बड़े मुतासिर हुए वो। और रात में शाम में जो होता था उसका इनाग्रेशन, उसमें सियासी लोग, तो उसमें ये सब लोग आए थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को भी आना था लेकिन कुछ कोई मसरूफियात हुई वो नहीं आ पाए, दूसरे मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर। तो शमीम साहब ने कहा साहब मैं तसव्वुर नहीं कर सकता कनाट प्लेस के सेंट्रल पार्क में मीर तकी मीर के कद्दे आज़म जो है वो कटआउट लगा हुआ है, बिल्कुल, और गालिब और दर्द और फलां और फलां और फलां, वो तमाम में, और जिस तरह की तमाम वो चीज़ें, जैसा स्टेज वो बनाया गया था उसमें दिल्ली, पुरानी दिल्ली की कदीम तहजीब उसको दिखाया गया, उधर की इमारतें और ये। उसके तहत सर जितने प्रोग्राम आप करवाते हैं वो भी सर बहुत, हाँ, फिर जितने प्रोग्राम हुए और ये सब भी किया, उसमें हमने तलबा को भी इन्वॉल्व किया। जी सर, बेतबाजी भी उसमें रखी, उसमें वो भी रखा, क्या नाम, डिबेट भी रखी, और भी चीज़ें, पेंटिंग का बच्चों का कंपटीशन भी रखा, ड्रामे भी रखे। तो उसमें हम का ये ना हो कि सिर्फ ये लोग समझें साहब ये तो कुछ गाना बजाना हो रहा है, इसमें ये भी हो, गज़ल गायकी भी हो, तमाम चीज़ें जो अदब से मुताल्लिक़ हैं वो होनी चाहिए, और तमाम लोगों का इन्वॉल्वमेंट उसमें, तलबा का भी इन्वॉल्वमेंट हो, आम आदमी का भी इन्वॉल्वमेंट हो, और जो फनकार हैं हमारे उनका भी हो। चुनांचे हिंदुस्तान में जितने बड़े बड़े गज़ल सिंगर थे वो लोग उसमें आए, और सूफ़ी गायक थे वो भी उसमें आए, ओपेरा भी उसमें हुआ बाकायदा। उसमें तो इंग्लैंड की एक खातून थी जो वहाँ, और उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त मुज़ाहरा करके आई, वो उनकी पूरी टीम उसमें थी। दास्तान भी वहाँ सुनाई गई, मुख्तलिफ ड्रामे भी वहाँ हुए। सईद आलम ने गालिब पर वो बहुत बेहतरीन ड्रामा वहाँ किया,
तो और आखिरी दिन और चहारबेद भी वहाँ हुई। ये मुख्तलिफ ऐसी जो हमारी वो हैं पिछली असनाफ हैं। पिछले मेले में सर हमें भी वो तमसीली ड्रामा पेश करने का मौका मिला था। हाँ, तो वो अच्छा जी, उसमें जी। जावेद और ये सब जी लोग सर। और अच्छा हुआ था, जी उसको सर। पसंद किया उसमें लोगों सर वो निजामत की जिम्मेदारी सर मेरी थी और जॉन ने लिया सर मैं अपना। ने। अच्छा, हाँ तो उसको पसंद किया जी लोग, सर वो काफ़ी अच्छा जो हुआ। रद्द-ए-अमल। बल्कि पहली बार जब वो हुआ, जी सर। पहले तो मैंने उसका नाम बदला। जी सर। मैंने कहा मेले वेले जो होते हैं तो शहरों में नहीं होते यार, ये गाँवों में होते हैं। जी सर। तो उर्दू विरासत मेला, जी सर। मैंने उसका नाम रखा जश्न विरासत उर्दू। जश्न विरासत उर्दू। तो लोगों ने कहा कि साहब इसमें दो दो इजाफत है, जश्न विरासत। तो हमने कहा आप रख दीजिए, अगले साल आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी सर। वही हुआ, जश्न विरासत उर्दू पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान से बाहर। अच्छा, चूँकि वो लाइव रहा फेसबुक पर, जी सर। तो हिंदुस्तान से बाहर बहुत देखा गया। बिल्कुल। तो मेरे पास बहुत फ़ोन आया मुख्तलिफ ममालिक से, लोगों ने कहा यार ये क्या कर रहे हैं आप, पहला तो कभी ऐसा होता नहीं था पहले। तो मैंने कहा इसलिए तो करना कि पहले नहीं होता। बिल्कुल सर। तो उसका ज़बरदस्त रेस्पॉन्स रहा, बहुत अच्छा बहुत रद्द-ए-अमल कामयाब रहा रहा और वो हमारी दिल्ली हुकूमत भी खुश हो गई। जी सर। और आखिरी दिन मुशायरा उसमें, जी सर। वो मुशायरा में इतना ऑडियंस, इतनी जी पब्लिक सर। और ज़बरदस्त राहत सर इंदौरी पैर रखने की जगह नहीं तीनों रहती है सर, मुशायरों हम में शामिल राहत होते हैं आए। सर। जी सर, पैर रखने की और जगह नहीं कितना, होती है उस वक्त। हाँ वो बहुत ज़बरदस्त, वो पूरा भर जाता है पूरा स्टेज के भर सामने जाता। का और जो उसमें जी 80% वो लोग थे जिनको उर्दू वाला नहीं कहा जाता। बिल्कुल सर। बल्कि एक इंटरव्यू मैंने ये बात कही, कुछ लोगों को शायद अच्छी भी न लगी हो, कि वो जो सोकाल उर्दू वाले हैं उनकी तादाद कम रही वहाँ। जी सर। उन्हें जब तक आप किसी ख़ास तरीके से ना बुलाया जाए वो आते ही नहीं। जी सर। एक अरे सर भाई ये उर्दू के फ़रोग़ के, तो हमने कहा हम तो कामयाब हैं जी सर। अपने उस ख्याल की मकसद में। जी बुनियाद पे कि हमने ये कहा था कि हम उर्दू को उन लोगों के पास ले जाएंगे जो उर्दू के पास नहीं आ पा रहे हैं। सर। नतीजा उसका यह हुआ कि लोग उर्दू पढ़ने लगे। बिल्कुल सर। दिल्ली के जो इलेक्शन कमिश्नर IES, जी सर। वो बाकायदा जो हमारे इसके उर्दू ओके। क्या नाम है, लिटरेसी के सेंटर होते हैं कई, जी सर। तो उसमें उर्दू सिखाई जाती है। तो उसमें एकेडमी में भी एक सेंटर है, बाकी और दिल्ली में है मुख्तलिफ जगहों पर। तो उस सेंटर में वो खुद वहाँ आने लगे, दाखिला लिया उन्होंने बाकायदा। 2 घंटे वो क्लास में होता था। वो उसके बाद भी आधा घंटे पौन घंटे रुकते थे, अखबार लेके आते थे उर्दू के, बहुत सारी चीज़ें पूछते थे और सीखते थे। तो ये दिल्ली का जो IAS और इलेक्शन कमिश्नर है वो उर्दू पढ़ रहा वहाँ। जब ये मैंने एक बार वहाँ इंटरव्यू में कह दिया, तो उसके बाद तमाम TV वाले वहाँ पहुँच गए जो वो क्लास में थे। तो उनके कई इंटरव्यू आए, उन्होंने बताया कि साहब बड़ी ज़बरदस्त ज़ुबान है, बहुत शीरी ज़ुबान है, बहुत कुछ मैंने इससे सीखा है। और ख़ुद मुझे शौक़ पैदा हुआ ये तमाम चीज़ें देखने के बाद कि मुझे भी ये ज़ुबान सीखनी चाहिए। तो ये फ़र्क हुआ और लोग आए उसकी तरफ। जी सर, इसी सिलसिले में सर आपका, क्योंकि सर आप एक इदारे को सर देख रहे हैं, अदबी इदारे को, ये सर एक अलमिया सर कह सकते हैं इसे कि इस वक्त उर्दू के जितने अदीब या शोरा हैं उनकी तादाद उर्दू के बाज़ों क़ारीन से ज़्यादा है। हाँ, बाज़ों क़ारीन अदीबों के मुकाबले में कम है, जबकि क़ारीन की तादाद ज़्यादा हो, जबकि क़ारीन की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए और सामाईन की तादाद और नाज़रीन की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस ताल्लुक से सर आपका क्या? हाँ, वो तो मैंने पहले जो अर्ज़ किया, मतलब इसको एक सर तो ये बेहतर कि फ़रोग़ उस तरह से नहीं हो रहा और दूसरे लोग उस तरह से वो काम नहीं करते जिस तरह करनी चाहिए। एक काम होता है कि आप किसी ख़ास मकसद के तहत, और मसला उर्दू है, ज़ुबान है, अदब, ज़ुबान और अदब के फ़रोग़ को सामने रख के कर रहा है। एक काम यह है कि चूँकि आप उसमें हैं इसलिए कर रहा है। असल मुझे मुख्तलिफ ममालिक में जाने का मौका मिला, मुशायरों में, कॉन्फ्रेंसेस में। तो अब मुझसे लोग पूछते भी नहीं आम तौर पे, लेकिन मुझसे एक जगह पूछा गया कि साहब मतलब 2 बार तो बात हो चुकी उनसे, उसमें वीज़ा और फलार ये वो हुआ, और उसके बाद उन्होंने कहा तीसरी बार फिर फ़ोन आया कि साहब आपको क्या पेश किया जाए नजर आ रहा है। तो मैंने कहा कि भाई मैंने आज तक, मैं तो यहाँ भी सैकड़ों में शहरों में जाता रहता हूँ, हिंदुस्तान में बाहर भी गया, मैंने कभी किसी को नहीं बताया, इसलिए कि ये मेरा प्रोफेशन नहीं है। मेरा प्रोफेशन तो तदरीस है और उसके लिए बहुत माकूल तनख्वाह मुझे मिलती है। तो मेरा शौक़ है, तो वो आप जाने, वो आपका काम है, मेरा काम नहीं है, मैं नहीं कर पाएगा। ठीक। उसके बाद फिर फ़ोन 2 दिन बाद आया और उसमें एक साहब ने कहा कि साहब हमें ये बात बहुत अच्छी लगी आपकी कि आपने इस तरह से ये सब रहा। तो मैंने कहा कि नहीं मेरा तो यही मामला, मेरा प्रोफेशन नहीं है। अब ये अलग बात है कि उन्होंने उसी तरह से नजराना जैसे किसी मुशायरे के बड़े शायर को दिया था, मुझे भी दिया।
बल्कि मुझसे ये भी कहा कि आप सदारत कीजिए उसकी। तो उसमें जा रहे थे वसीम साहब, वसीम बरेलवी। तो मैंने कहा वसीम बरेलवी मुझसे उम्र में बड़े हैं, वैसे शायर बहुत सीनियर है, सदारत तो आप उन्हीं से कराएं, इसलिए कि बहुत सीनियर आदमी अच्छा नहीं लगता। अलबत्ता ये कि मैं आऊँगा और शरीक रहूँगा। खैर, तो उन्होंने कहा कि एक शायर ने एक बार और ये कहा था। तो मैंने पूछा किसने कहा था, तो उन्होंने कहा निदा फाजली साहब हमारे यहाँ आए थे, उन्होंने भी कहा था कि मैं पैसे ऐसे तय नहीं करता, वो नहीं बताता ऐसा। तो मैंने कहा अच्छी बात है, हालांकि मुझे हैरत हुई। तो लेकिन बहरहाल इस तरह के लोग, तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अदब के फ़रोग़ से या जो काम आप करने जा रहे हैं उसमें आप कितने ईमानदार हैं, ये बहुत ज़रूरी है ये बात। और इसका ख्याल लोग कम रखते हैं, ज़ाती प्रमोशन और ज़ाती चीज़ों का ख्याल ज़्यादा रखते हैं, इसलिए मसाइल पैदा हो गए। दूसरा जो मैंने शुरू में बुनियादी वजह ज़ाहिर की थी कि लिटरेचर की ही अहमियत माशरे में कम हो रही है, और ये बुरी बात है। आप लिटरेचर को हमारे समाज से ख़त्म कर दीजिए, ये समाज जंगल बन जाएगा, आदमी आदमी नहीं रहेगा, और इंसानी अक़दार जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, जो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी हैं, जिसके नताइज आप देख रहे हैं। जिस तरह से लोग, यानी मैं ये कह रहा था, ये बात हो रही थी मॉब लिंचिंग जो होती है, एक आदमी पकड़ा और इतना आप मार रहे हैं कि वो मर जाता है। साहब ये तो हैरत की बात, मतलब आदमी जानवर बन चुका है। इसलिए कि हम बच्चे थे, हमने सुना अगर किसी कुत्ता है वो बहुत परेशान कर रहा है या इस तरह का कोई जानवर, उसको भी अगर आपने ज़ोर से मार दिया तो जो घर के बड़े थे वो कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब है, इस तरह मारते हैं। यानी जानवर को भी उस तरह नहीं मार सकते थे, जबकि जान से नहीं मारा जा रहा। आप थोड़ा सख्ती से पेश आए तो उसके लिए मना किया था। आज जिंदा आदमी को जो है आप इतना मारते हैं कि वो मर जाता है। यानी कि बेगैरती की इंतहा है, ये सारी इंसानियत और ये सब खत्म हो चुकी है। आदमी आदमी नहीं रहा, जानवर बन गया। तो ये कैफियत है। क्यों हो गया ऐसा? इसीलिए हो गया है कि वो जो इंसानी अक़दार हैं वो मजरूह हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं। हमारी तहज़ीब और तमाम चीज़ें जो हैं उनका हाल बहुत ख़राब है। उस पर सोचना होगा लोगों को। मैं नहीं समझता कि ये ख़त्म हो जाएंगी, या यकीनन तब्दीली आएगी, और इंशाअल्लाह ये जो चीज़ें हैं बदलेगी। ये वक्त भी गुजरेगा। हाँ, वक्त तो गुजरता है, बहुत सारी चीज़ें पहले भी होती रही है, बाद में ख़त्म हो गई, इंशाअल्लाह ये भी ख़त्म होगा, और लोग आदमी फिर से आदमी बनेगा, और वो तहज़ीबी इंसानी अक़दार जो है वो फिर दोबारा से आएंगे इंशाअल्लाह ज़रूर। क्या सर, आखिर में बस एक ये सवाल था ये सर कि जो नए लिखने वाले हैं जो लिख रहे हैं सर, उनके लिए कुछ आपका मशवरा या पैगाम जो भी आप देना चाहिए? नए लिखने वाले तो जो मैंने गुफ्तगू की है इससे अगर वो कुछ निकाल बहुत कुछ सर हमें मिला है आपसे गुफ्तगू करके। दूसरा ये है कि नए लिखने वालों को वही है कि तो पढ़ना चाहिए। एक आजकल काता ले दौड़ी वाला मामला बहुत है, और उसका अंदाज़ा हमें होता है। मसलन जैसे एकेडमी का रिसाला है, वाने उर्दू निकलता है, उसमें चीज़ें आती हैं छपने के लिए, तो मुझे दिखाते हैं वो लोग। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है नस्ल में, शायरी में, इस लायक नहीं होती कि उसमें। अच्छा, हम ये भी चाहते हैं कि उसका कोई एक मेयार, एक स्टैंडर्ड, एक मिजाज रिसाले का बनना चाहिए। उसकी कोशिश भी की है। तो मैंने ये भी किया कि आके मैंने ख़त लिखवाए जो बड़े अदीब हैं, सीनियर हैं, इनका बड़ा वक्त इसमें गुजरा है, बड़ी खिदमत होने की है, और एक ख़ास मकाम उनका है, तो वो क्यों लिखेंगे आपके लिए? वो जो आप 500-1000 रुपये दे देते हैं उसके लिए लिखेंगे? उसके लिए तो कोई नहीं लिखेगा। तो मैंने कहा कि उनसे दरख्वास्त की जानी चाहिए कि हमारा इस तरह का मैगज़ीन है, हम चाहते हैं कि आपकी निगार-ए-शार तख्लीक़ात इसमें शामिल हो, उसका एक वक़ार, एक मिज़ाज, एक मेयार बने। तो उनको दरख्वास्त कीजिए, उनको ख़त लिखिए, वो लोग भेजेंगे। तो फिर उसके बाद रिसाला तभी अच्छा होगा। और मंथली रिसाले के शाये होने का मकसद भी है कि अरब में आजकल क्या अच्छा लिखा जा रहा है और क्या ट्रेंड्स हैं, किस तरफ हमारा अदब जा रहा है, लोग किस तरह सोच रहे हैं, और इसका असर भी यकीनन होता है। तो वो चीज़ होनी चाहिए। तो वो भी वहाँ मैंने कोशिश की कि उसे बेहतर किया जाए। तो नए लोग जो हैं उन्हें थोड़ा पढ़ना चाहिए। लोग ये भी, किसी ने लिखा था, बहुत से लोग नाराज़ हो गए थे अभी कि, और ये है, हालांकि जुमला तो बहुत पुराना है कि आजकल लोग लिखते ज़्यादा है और पढ़ते कम। जी सर, हकीकत है। तो पढ़ना चाहिए। पहले जो असातिज़ा कहते थे जाइए 1000 शेर पढ़िए, याद कीजिए, उसके बाद आके मुझसे शायरी की बात कीजिए। ये जो कहते थे ये बेवजह नहीं कहते थे। यही बुनियादी वजह थी कि जब तक आप उन चीज़ों को पढ़ेंगे नहीं, आपकी नज़रों के सामने नहीं आएंगे, उस पर सोचेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तो कैसे आप वो तमाम काम कर सकते हैं? तो बुनियादी चीज़ यही है कि पढ़ना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, और पूरे खुलूस और ईमानदारी के साथ वो काम करना चाहिए जो भी आप कर रहे हैं।
तभी यकीन अच्छा कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर आखिर में गुफ्तगू का इख्तिताम सर, गुजारिश है सर कि आपके कुछ कलाम पढ़ो सर, कुछ गज़लें हाँ सर तो अगर वो हमें मैं सुना। देख के पढ़ूंगा, जी सर। क्योंकि जो एक नई गज़लें होती हैं आमतौर पे, जी सर। तो वो मुशायरों में उसमें पढ़ी भी नहीं जाती, जी सर। कभी पढ़ी जाती है। तो मैं तो वैसे भी कभी सर, पढ़ता हमें हूँ। तो सर ताज़ा कलाम। तो मैं आपको दो गज़लें सुनाऊंगा। जी सर, बताओ सर। इसमें एक ये है, मतलब इसका जी सर, बताओ सर। कि नग़्मा-ए ख़ामोशी जो शोर में गा आता है, नग़्मा-ए ख़ामोशी जो शोर में गा आता है। आता है। नग़्मा-ए ख़ामोशी जो शोर में गा आता है, एक मशल सी अंधेरे में जला आता है। क्या कहते सर, बेहतरीन एक मतलब मशल सी, नग़्मा-ए ख़ामोशी की तरकीब। नग़्मा-ए ख़ामोशी जो शोर में गा आता है, एक मशल सी अंधेरे में जला आता है। क्या कहते सर। और ये दूसरा शेर मुलाहज़ा कीजिए कि बताओ सर। नक्श कर देती है नज़रों पे समात उसको, नक्श कर देती है नज़रों पे समात उसको, जैसे आवाज़ में वो खुद भी चला आता है। क्या कह रहे सर, क्या कह रहे नक्श कर देती है नज़रों पे समात उसको, जैसे आवाज़ में वो खुद भी चला आता है। क्या कहने सर। बहुत शुक्रिया। और ये है कि राह तन्हाई का ताना नहीं दे पाती मुझे, राह तन्हाई का ताना नहीं दे पाती मुझे, साथ मेरे कोई नक्शे कफ़े पा आता है। क्या कहने सर, क्या कहने। राह तन्हाई का ताना नहीं दे पाती साथ मुझे, मेरे कोई नक्शे कफ़े पा आता है। साथ मेरे कोई नक्शे कफ़े पा आता है। क्या कहने सर। और मुलाहज़ा कीजिए कि वक्त अपना हो तो अल्फाज के पर लगते हैं, वक्त अपना हो तो अल्फाज के वक्त पर अपना हो तो अल्फाज के पर लगते हैं, उससे पहले तो यहाँ उसका कहाँ आता है। क्या कहने, क्या कहने से। वक्त अपना हो तो अल्फाज के पर लगते हैं, उससे पहले तो यहाँ उसका कहाँ आता है। क्या कहने से। और ये शेर भी मुलाहज़ा कीजिए, कुछ अचानक से जो हो जाए तो डर जाते थे, कुछ अचानक से जो हो जाए तो डर जाते थे। आज उन बातों को सोचें तो मज़ा आता है। क्या कहने, क्या कुछ अचानक से जो हो जाए तो डर जाते थे, आज उन बातों को सोचें तो मज़ा आता है। और छठा शेर है, कामरानी मेरी कहती है हसद से उनके, कामरानी मेरी कहती है हसद से उनके, जहर भी काम बांदाज़े दवा। क्या कहने से, क्या कहने। कामरानी मेरी कहती है जहर भी काम बांदाज़े दवा। क्या कहने, जहर भी काम बांदाज़े दवा आता है। और नुक्ता सुनिए कि उड़ने लगता हूँ मैं जैसे उसे पढ़कर शहपर, उड़ने लगता हूँ मैं जैसे उसे पढ़कर शहपर, सफ़ाए बादे सवा पर जो लिखा आता है। क्या कहने, सफ़ाए बादे सवा पर जो लिखा आता है। उड़ने लगता हूँ मैं जैसे उसे पढ़कर शहपर, सफ़ाए बादे सवा पर जो लिखा आता है। पूरी गज़ल सर लाजवाब है सर, हर शेर। तो बहरहाल शुक्रिया, आपको पसंद आई। कलाम है सर ये सीखने की। और ये एक गज़ल और है, ये जी सर आता का मतलब ये है कि देखिए, मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी जो है वो इबादत है। बिल्कुल। इबादत करने के लिए आप देखते हैं नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो वज़ू करते हैं। जी सर। और जहाँ पानी मैसर नहीं होता वहाँ तयम्मुम करते हैं। जी सर। तो मैं समझता हूँ कि इश्क जो है ये भी इबादत है। इश्क भी। हाँ, और इसको भी इसी तरह से किया जाता है। मैंने इस मतलब में यही बात कही है कि पाँव सहरा करता हूँ, पाँव सहरा करता हूँ, आंखें लहू करता हूँ मैं, आंखें लहू करता हूँ। पाँव सहरा करता हूँ, आंखें लहू करता हूँ मैं, दिन तयम्मुम करता हूँ और शब वज़ू करता हूँ। क्या कहने से, क्या कहने से। पाँव सहरा करता हूँ और शब, सर पाँव दिन में तयम्मुम और शब का वज़ू। क्या कहने से। इसीलिए ये तयम्मुम और वो जो है सहरा और वो आया है। पाँव सहरा करता हूँ, आंखें लहू करता हूँ मैं, दिन तयम्मुम करता हूँ और शब वज़ू करता हूँ मैं। बहुत गहरा शेर, बहुत लाजवाब मतलब है सर। मुलाहज़ा कीजिए कि शेर तो मेरे सभी से बात करते हैं मगर, शेर तो मेरे सभी से बात करते हैं मगर,
शेर के पर्दे में उससे गुफ्तगू करता हूँ। क्या कहने शेर सर। तो मेरे सभी से बात करते हैं, मगर शेर खूबसूरत के शेर से पर्दे में उससे उससे गुफ्तगू गुफ्तगू करता करता हूँ मैं। और जब अना से लड़ता हूँ तो आईना बन जाता हूँ। जब अना से लड़ता हूँ तो आईना बन जाता हूँ और फिर खुद को ही खुद के रूबरू करता हूँ। क्या कहने जब अना से लड़ता हूँ तो आईना बन जाता हूँ और फिर खुद को ही खुद के रूबरू करता हूँ मैं। और ये शेर भी सुनिए कि देखता हूँ क्यों हर एक साये को मुड़कर दूर तक, देखता हूँ क्यों हर एक साये को मुड़कर दूर तक, किसकी इन परछाइयों में जुस्तजू करता हूँ। क्या कहने देखता हूँ क्यों हर एक साये को मुड़कर दूर तक, क्या सर आशार है सर, किसकी इन परछाइयों में जुस्तजू करता हूँ मैं। और ये कि मलबूसे जुनून है या लिबासे आगही, ये कि मलबूसे जुनून है या लिबासे आगही, चाक भी करता हूँ खुद रफू करता हूँ। क्या कहने से ये कि मलबूसे जुनून है या लिबासे आगही, चाक भी करता हूँ खुद रफू करता हूँ मैं। क्या कह रहे हैं सर। और एक ज़माना वो भी था जब मैं ही मैं था हर तरफ, एक ज़माना वो भी था जब मैं ही मैं था हर तरफ, जब से देखा है तुझे बस तू ही तू करता हूँ। क्या कहने से। एक ज़माना वो भी था जब मैं ही मैं था हर तरफ, जब से देखा है तुझे बस तू ही तू। क्या कहने से, प्यारा शेर है। मकता है कि इश्क शह पर लम्हा भर में दम बखुद हो जाता है, इश्क शह पर लम्हा भर में दम बखुद हो जाता है, हुस्न का जब नाम लेकर उस पे छू करता हूँ। क्या इस्तेमाल है सर, छू का। इश्क शह पर लम्हा भर में दम बखुद हो जाता है, सर बहुत बेहतरीन शेर है। इश्क शह पर लम्हा भर में दम बखुद हो जाता है, हुस्न का जब नाम लेकर उस पे छू करता हूँ मैं। बेहतरीन पाँव सहरा करता हूँ, आंखें लहू करता हूँ मैं, दिन तयम्मुम करता हूँ और शब लाजवाब गजल हुई सर। सर आपके तमाम अशार सर हमारे लिए तो सर एक इंस्टीट्यूशन एक तरह से सर, सीखने की चीज़ें हम जैसे बहुत से सर बच्चों के लिए। और सर बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया सर। तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया, तुम यहाँ आए और ये तमाम बातें हुई और बहुत सारी ऐसी पुरानी बातें और निकल आई जो शायद जिन पे अब हम सोचते भी नहीं सर, वो हमारी खुशबख्ती है सर। जितना लेकिन ये कि यकीनन उन चीज़ों से हमने बहुत सीखा और ये सब चीज़ें सामने आएंगी तुम्हारे वसीले से, तो मैं तुम्हारा भी शुक्रिया अदा करता हूँ। सर आपका शुक्रिया सर, हमारी खुशबख्ती सर, आपने इतना कीमती वक्त दिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह।